नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थर मिलर के नाटक द प्राइस की। द प्राइस को मैंने कई जगह कई पब्लिकेशंस पूछा, लेकिन किसी के पास भी इसका टेक्स्ट नहीं था। मैंने अमेजन पे ऑर्डर किया, लेकिन अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। देखिए, जैसे ही अमेजन से आ जाती है बुक, अमेजन पे है ये अवेलेबल। तो इसका जो हार्ड कवर एडिशन है वो तो करीब 2000 का है, लेकिन पेपर बैक एडिशन तो सस्ता ही है, करीब 350 या 400 के लगभग है। तो वो जैसे ही आ जाता है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो मैं आप इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी। आज के इस वीडियो में मैं अभी इतना कर देती हूँ कि आपका काम चल जाए। समरी प्लस कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तो समरी भी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको। यहाँ पर दे भी रखी है मेरे पास, मुझे मिल गई है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, द टू सन्स विक्टर फ्रांस एंड वॉल्टर फ्रांस, ये फ्रांस इनका सरनेम है। तो अपने पिता की मौत के बाद उनके दो बेटे विक्टर फ्रांस और वॉल्टर फ्रांस डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ द फैमिली फर्नीचर। वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई घर का जो फर्नीचर है उसको बेच दिया जाए। डेमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बीन डिसाइडेड, और ये डिसाइड हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो मकान है, इसको डेमोलिश किया जाएगा, यानी गिराया जाएगा। द हाउस इज स्टफ्ड विद एंटीक फर्नीचर, ये जो घर है वो भरा हुआ है पुराने फर्नीचर से। इट अपियर्स दैट फर्नीचर ऑफ 10 रूम्स इज स्क्वीज्ड इनटू 1 रूम, ऐसा लगता है कि 10 कमरों का फर्नीचर एक ही कमरे में ठूंस दिया गया हो। द रूम इज मॉन्स्ट्रसली क्राउडेड एंड डेंस, ये जो कमरा है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और मतलब बहुत घने तरीके से इसमें सामान रखा हुआ है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड इफ़ द स्टफ इज़ इम्प्रेसिव और मियरली ओवर हैवी एंड अगली, और ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ये जो सामान है इम्प्रेसिव है, मतलब कि प्रभावी है, या फिर केवल भारी भरकम और बदसूरत है। द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन मैनहट्टन, ये जो बिल्डिंग है वो मैनहट्टन में सिचुएटेड है, ये आपको याद रखना है। कहाँ है ये बिल्डिंग, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपसे। देयर अपियर्स इन द रूम पुलिस सार्जेंट विक्टर फ्रांस इन यूनिफॉर्म, तो जो पहला कैरेक्टर है जिससे आप मिलते हैं वो है पुलिस सार्जेंट विक्टर फ्रांस, यानी एक भाई, जो अभी दो भाइयों के नाम आपने पढ़े थे, तो विक्टर फ्रांस जो है वो पुलिस सार्जेंट है और वो यूनिफॉर्म पहने ही प्रवेश करता है। ही लुक्स एट सेवरल आइटम्स ऑफ फर्नीचर वेरी कैजुअली, वो बहुत सारे आइटम्स को देखता है फर्नीचर के बड़े कैजुअली, मीन्स ऐसे उड़ती उड़ती सरसरी निगाह से। ही इज़ जस्ट पासिंग हिज टाइम, वो बस अपना वक्त बिता रहा है। वेटिंग फॉर समवन, किसी का इंतज़ार करते हुए। हिज आइज फॉल ऑन द पाइल ऑफ रिकॉर्ड्स, उसकी आंखें, उसकी नज़र जाती है, एक पाइल माने ढेर होता है, ऑफ रिकॉर्ड्स माने जो कैसेट्स आती थी पहले, रिकॉर्ड्स आते थे और वो ग्रामोफोन पे चलते थे, फोनोग्राफ पे। तो इन फ्रंट ऑफ द फोनोग्राफ रखा हुआ है और वहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। देन ही मेक्स इट प्ले द सॉन्ग संग बाय गैलागर एंड शियान, फिर वो उस पर एक गीत बजाता है जो कि गैलागर और शियान के द्वारा गाया गया है। Another is a laughing record and which makes Victor laugh, एक और रिकॉर्ड है जो कि लाफिंग रिकॉर्ड है, हंसी मजाक का रिकॉर्ड है, और उसको बजाकर विक्टर हंसता है। देखिए, वास्तविक जो चीज़ें हैं वो और अच्छे से तभी क्लियर होंगी जब हम इसका एक एक शब्द पढ़ेंगे, जब ड्रामा को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी क्योंकि समरी है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए इसकी चीज़ें, और हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि शी स्टूप्स टू कंकर अभी चल रहा है। वैसे उसके बाद मेरा इरादा मर्डर इन द कैथेड्रल को पढ़ाने का था, लेकिन अभी मैंने देखा कि द प्राइस पर तो कहीं कुछ दे ही नहीं रखा है, ना पूरे यूट्यूब पे कहीं कुछ है, ना गूगल पे कहीं कुछ मिला, सिवाय विकीपीडिया पे बहुत शॉर्ट में दे रखा था। तो मुझे लगता है कि इसको कराना ज़रूरी है। बाकी ड्रामाज पर काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन द प्राइस पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो अब मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है इसको अपलोड करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
विक्टर्स वाइफ एस्थर, अब आपको ये नोट करना है, विक्टर की पत्नी का नाम एस्थर है। एंटर्स द रूम, वो कमरे में प्रवेश करती है। दे डिस्कस द पॉसिबिलिटी, वो डिस्कस करते हैं मियाँ बीवी मिलके कि पॉसिबिलिटी माने संभावना, ऑफ पजेसिंग सम ऑफ द पीसेस, कि भाई इसमें से कुछ सामान क्या पजेस मतलब रख लिया जाए, विच माइट बी यूजफुल फॉर देम, जो उनके लिए उपयोगी हो सकता है। भाई कोई चीज़ काम की हो तो उठा लो, जैसे ही हम लोग कबाड़ा बेचते हैं घर में तो यही तो देखते हैं, उठा उठा के पटक देंगे, फिर सोचेंगे यार ये काम का तो नहीं है, कुछ काम का होता है तो हम उस कबाड़े में से वापस उठा लेते हैं। तो यही बात वो भी देख रहे हैं कि भाई कुछ काम का हो तो उठा लें। विक्टर टेल्स एस्थर, विक्टर एस्थर को ये बताता है दैट ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट वॉल्टर, कि उसने वॉल्टर से कांटेक्ट करने की संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, बट ही वॉज बिजी इन कंसल्टेशन, लेकिन वो अपने कंसल्टेशन में बिजी है। कंसल्टेशन फीस होती है ना, कंसल्टेशन आप कहाँ करते हैं, डॉक्टर से जाके करते हैं ना। तो अब ये जाहिर हो गया कि दूसरा भाई जो है वॉल्टर, वो क्या है, डॉक्टर है, और वो अपने मरीजों को देखने में व्यस्त है। और विक्टर ने कई बार कोशिश की है उससे बात करने की, लेकिन वो तो मरीजों को देखने में व्यस्त है तो बात नहीं हो पा रही है। ही कुड टॉक ओनली टू वॉल्टर्स नर्स, और उसकी बात केवल वॉल्टर की नर्स से हुई है। तो ये आपको याद रखना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जब विक्टर वॉल्टर से बात करने की कोशिश करता है मतलब फ़ोन से, तो बात किससे होती है, वाल्टर की नर्स से होती है। विक्टर एंड हिज वाइफ ईगरली वेट फॉर द जंक डीलर, विक्टर और उसकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं जंक डीलर यानी कि जो कबाड़िया है उसकी, टू फाइनलाइज द डील, कि भाई सौदा फाइनल हो। एस्थर आस्क्स हर हस्बैंड, एस्थर अपने पति से कहती है टू बार्गेन विद द डीलर, कि भाई अच्छे से सौदेबाजी करना डीलर से, ये नहीं है कि जितने पैसे वो दे दे उतने रख लिए चुपचाप से। टू गेट द मैक्सिमम प्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल करना इस कबाड़े के। विक्टर एश्योर्स हर, विक्टर उसको विश्वास दिलाता है दैट ही कैन बार्गेन सक्सेसफुली, कि भैया मुझे आता है बार्गेन करना, सौदेबाजी करना मुझे आता है, तुम चिंता ना करो। विक्टर टेल्स हिज वाइफ, विक्टर अपनी पत्नी को बताता है दैट ही अटेम्प्टेड सेवरल टाइम्स, कि उसने बहुत बार कोशिश की टू टॉक टू हिज ब्रदर, अपने भाई से बात करने की। एवरी टाइम ही डज नॉट अपीयर ऑन फोन, हर बार वो फ़ोन पे आता ही नहीं है। एंड द नर्स टेल्स हिम, और नर्स उसको बताती है दैट के वॉल्टर इज़ बिजी, वॉल्टर व्यस्त है। सो नाउ विक्टर हैज़ डिसाइडेड, इसलिए अब विक्टर ने ये निश्चय कर लिया है टू फाइनलाइज द डील अलोन, कि वो अकेला ही सौदे को फाइनल कर देगा। ही मेक्स इट क्लियर, वो इस बात को स्पष्ट करता है दैट ही विल गिव वॉल्टर हिज हाफ शेयर, कि वो वॉल्टर को उसका आधा हिस्सा दे देगा। एस्थर ऑब्जेक्ट्स, अब इसकी पत्नी जो है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करती है, असहमति व्यक्त करती है टू दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव से, कि भाई मैं बेच लेता हूँ इस कबाड़े को और भाई को आधा हिस्सा दे दूंगा। अब भाई को अपने भाई से कोई वो नहीं है कि भाई चलो दूसरा भाई डॉक्टर है अच्छा कमा रहा है तो उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बावजूद वो कहता है मैं तो भाई आधा हिस्सा दे दूंगा, लेकिन उसकी पत्नी को ऑब्जेक्शन है। तो आप वाइफ का कैरेक्टर देख रहे हैं थोड़ा, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि अक्सर जो महिलाएं होती हैं घर की, तो उनमें थोड़ी सी जेलसी रहती है। तो वो देख रही है कि भाई दूसरा भाई तुम्हारा अच्छा खासा कमा खा रहा है, क्या ज़रूरत है, सारा तुम ही रख लो ना, और तुमने तो कितना सेक्रीफाइस किया है। अभी देखिए आगे देखिए, ऑब्जेक्ट्स टू दिस प्रपोजल बिकॉज शी बिलीव्स, क्योंकि उसका विश्वास है दैट हर हस्बैंड सेक्रीफाइस्ड अ लॉट, क्योंकि उसके पति ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं फॉर द कैरियर ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई के कैरियर के लिए। यानी ये जो विक्टर है इसने जो भाई है दूसरा वॉल्टर, वो तो निकल गया अपना कैरियर बनाने, पढ़ाई करने डॉक्टरी की, लेकिन इसने क्या है पुलिस की जो नौकरी है वो ज्वाइन कर ली और अपने पिता को संभाला, अपने पिता की मदद करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इसने मतलब बहुत जल्दी ही कम उम्र में ही नौकरी कर ली, ज़्यादा आगे पढ़ लिख नहीं पाया वरना ये भी डॉक्टर बन जाता। तो पत्नी यही कहती है कि तुम तो शुरू से ही सेक्रीफाइस करते आए हो घर के लिए, परिवार के सपोर्ट के लिए, तो ज़रूरत क्या है अब इस पैसे को, तो तुम ही रख लो।
विक्टर डज नॉट वॉन्ट टू रेज दिस इश्यू। अब विक्टर इस बात को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बट एस्थर इंसिस्ट, लेकिन एस्थर इस बात पर जोर देती है ऑन द फैक्ट, इस बात पर दैट इट वॉज विक्टर, कि ये विक्टर ही था हु मेड वॉल्टर्स मेडिकल स्टडी पॉसिबल, जिसने वॉल्टर की मेडिकल स्टडी यानी जो उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की उसको संभव बनाया बाय टेकिंग केयर ऑफ द फादर, अपने पिता की देखभाल करके, वरना तो फिर वॉल्टर को भी देखभाल करनी पड़ती ना पिताजी की। तो पिताजी की देखभाल किसने की? विक्टर ने की। फैमिली को सपोर्ट किसने किया? विक्टर ने किया। वॉल्टर ने तो भाई जाके अपनी मेडिकल की पढ़ाई की और जाके डॉक्टर बन गया। नाउ शी बिलीव्स दैट विक्टर शुड गेट द होल मनी ऑफ द डील। अब पत्नी को ये लगता है एस्थर को कि ये जो डील का जितना भी पैसा आए वो विक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि भाई उसके पास इतना पैसा नहीं है, पुलिस की नौकरी में उतना सैलरी नहीं है, और वो तो डॉक्टर है, वो तो बहुत कमा रहा है, तो ये सारा पैसा विक्टर को ही मिलना चाहिए। ओनली देन ही कैन प्लान फॉर हिज रिटायरमेंट, केवल तभी वो अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकता है, यानी रिटायरमेंट के बाद ढंग से रह पाएगा। हाउएवर, लेकिन विक्टर कंसिडर्स इट अनएथिकल, विक्टर को ये अनएथिकल मीन्स अनैतिक लगता है, खराब लगता है, मीन्स मॉरली बैड, अनएथिकल का मतलब मॉरली बैड लगता है, टू टेक द शेयर ऑफ हिज ब्रदर, है ना, भाई अगर भाई का हिस्सा खाए तो ये बहुत ही गलत है। कोई एक चौपाई भी है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, रामचरितमानस में एक चौपाई है भी है इससे रिलेटेड। तो ये बात विक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं है। विक्टर टेल्स एस्थर, विक्टर एस्थर को बताता है हाउ पैशनेटली ही लव्ड हिज ब्रदर वॉल्टर इन अर्ली लाइफ, कि कितना गहराई से वो अपने भाई वॉल्टर को प्यार करता था शुरू के जीवन में। अच्छा, भाइयों में प्यार होता भी है, दो भाई होते हैं तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन उनमें प्यार भी बहुत होता है, एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाएंगे। एक उनसे कहो बेटा नानी के चलो, तुम अकेले चलो, तो नहीं, भाई जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, भाई नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से भाइयों में प्यार होता है, और यही बात विक्टर भी बता रहा है कि मैं अपने भाई को बचपन में बहुत प्यार करता था। एस्थर टू रिमेंबर्स द डेज ऑफ देयर मैरिज, एस्थर भी अपनी शादी के दिनों को याद करती है, बट शी टेल्स हिम दैट इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर द पास्ट। यूजफुल नहीं, यूजलेस होना चाहिए, है ना, लेकिन वो ये कहती है कि पास्ट को याद करना यूजलेस है। शी आस्क्स विक्टर, वो विक्टर से कहती है टू थिंक ओनली ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि केवल वर्तमान के बारे में सोचो और भविष्य के बारे में सोचो, पास्ट में क्या था वो छोड़ो, उसे बीतीता है बिसार दे, आगे की सुध ले। सडनली, अचानक से, एस्थर डिसाइड्स टू गो आउट टू कलेक्ट हिज सूट। एस्थर कहती है कि भाई उसको बाहर जाना है उसका सूट उठाने के लिए। विक्टर फाइंड्स एन ओल्ड रेडियो, विक्टर को एक पुराना रेडियो मिलता है विच ही हिमसेल्फ मेड लॉन्ग एगो, जो उसने खुद ही बहुत समय पहले बनाया था। ही टेल्स एस्थर हाउ इट्स बैटरी एक्सप्लोडेड, वो एस्थर को बताता है कि एक बार कैसे उसकी बैटरी फट गई थी। दैट एक्सप्लोजन कॉज डैमेज टू द प्लास्टर ऑफ द सीलिंग, और एक्सप्लोजन जो विस्फोट था वो इतना भयानक था कि छत का जो प्लास्टर था, सीलिंग माने छत होती है, डैमेज माने नुकसान करना, तो छत के प्लास्टर को भी नुकसान पहुंचाया था उस विस्फोट ने। विक्टर ऑल्सो रिमेंबर्स, विक्टर को ये भी याद है हाउ बोथ द ब्रदर्स, कि कैसे दोनों भाई यूज टू प्ले म्यूजिक, यानी संगीत बजाया करते थे, द होल नाइट, सारी सारी रात, है ना, ऐसा अक्सर होता है, भाई लोग मिलके म्यूजिक बजा लेंगे, डांस करेंगे, मज़े करेंगे, रात रात भर ऐसा करते रहते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता होगा ना, मेरे घर में होता है। तो देयर इज़ अ फॉइल, मतलब एक सोर्ड है, फॉइल विद अ मास्क, मास्क के साथ। एस्थर आस्क्स विक्टर, एस्थर कहती है विक्टर से टू शो, कि दिखाओ ज़रा हाउ ही यूज टू फेंस, कि वो कैसे लड़ाई किया करता था। विक्टर टेक्स पोजीशन लाइक अ फेंसर, तो विक्टर पोजीशन लेता है अपनी एक फेंसर की तरह, जैसे आपस में लड़ते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, फेंसिंग करते हैं, तो एक फेंसर की तरह वो पोजीशन लेता है। एस्थर अप्रिशिएट्स हिज मूवमेंट्स,
तो एस्थर तारीफ़ करती है उसके मूवमेंट्स की, जिस तरीके से वो मतलब जैसे कर रहा है, वो फेंसिंग कर रहा है, वो उसकी तारीफ़ करती है। देयर इज़ अ कफिंग साउंड, तभी खांसने की आवाज़ आती है आउट इन द कॉरिडोर, बाहर कॉरिडोर में। ग्रेगरी सोलोमन, इसका नाम ही आपको याद रखना है। द फर्नीचर डीलर, जो कि फर्नीचर खरीदता है, पुराना फर्नीचर खरीदता है, कबाड़ी, एंटर्स द रूम, वो कमरे में प्रवेश करता है। ही इज़ नियरली 90, वो लगभग 90 साल का है। एक दूसरी बुक में 89 दे रखा था। हाँ, तो 89 का हो के तो फिर 90 के लगभग ही हो गया ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी एक जगह आया था, उसकी एज पूछी गई थी, तो वो 89 ईयर्स का तो हो चुका है, और नियरली 90 क्योंकि इसमें दिया हुआ है, यानी कि 90 का होने वाला है। बट स्टिल स्ट्रेट बैक्ड, लेकिन अभी भी उसकी कमर एकदम सीधी है। मतलब बुढ़ापा जब आता है तो लोगों की कमर झुक जाती है ना, लेकिन इसकी कमर एकदम सीधी है। जो लोग एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, उनकी कमर सीधी रहती है। सोलोमन टेल्स विक्टर, सोलोमन विक्टर को बताता है दैट ही इज़ अ रजिस्टर्ड अप्रेजर, कि वो एक रजिस्टर्ड अप्रेजर है। अप्रेजर क्या होता है? जो सामान का मूल्यांकन करते हैं। अप्रेजल होता है ना, किसी भी सामान का कोई चीज़ आप खरीदते हैं और बैंक से लोन लेने जाते हैं, तो वहाँ बैंक अप्रेजल करता है उस सामान का। जैसे हमने प्लॉट लिया तो और बैंक से हम लोन लेने गए, तो वहाँ बैंक क्या करता है? अप्रेजल करता है कि भाई आपका प्लॉट इतनी कीमत का है भी क्या जितना आप हमसे लोन मांग रहे हैं। तो ये जो सोलोमन है, रजिस्टर्ड अप्रेजर है, हु कैन लैंड हिज सर्विसेज, जो कि अपनी सेवाएं दे सकता है एज अ वैल्यूअर फॉर फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू बताने के लिए, कीमत आंकने के लिए। ही सेज, वो कहता है दैट ही नेवर एक्सपेक्टेड, कि उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, सो मच फर्नीचर इन अ हाउस, कि एक घर में इतना फर्नीचर हो सकता है। हाउएवर, किंतु ही इंस्पेक्ट सेवरल आइटम्स, वो बहुत सारे आइटम्स को इंस्पेक्ट करता है, लाइक शिफोनियर्स एंड कैंडिलियर्स। तो ये जो हैं शिफोनियर्स, आप कह सकते हैं छोटी सी अलमारी होती है जिसमें खाने बने होते हैं, और कैंडिलियर झूमर को बोलते हैं। तो ऐसे ढेर सारे आइटम्स हैं, उनको ये वो देखता है। देन ही मेक्स इंक्वायरी, फिर वो पूछताछ करता है अबाउट द ओनरशिप, यानी मिल्कियत के बारे में, कि सामान का मालिक कौन है। विक्टर टेल्स हिम, विक्टर उसको बताता है दैट द हाउस बिलोंग टू हिज फादर, कि ये घर उसके पिताजी का था, हु पास्ड अवे, जो गुजर गए 16 ईयर्स एगो, 16 साल पहले। ये मार्क कर लीजिएगा कि पिताजी को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं? 16 साल हो गए हैं। बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ड्रामा तो बड़ा होता है और आपको सिर्फ समरी में बता रही हूँ, और समरी में सारी चीज़ें तो वैसे भी नहीं आ पाती, और जितनी भी चीज़ें आई हैं कम से कम उनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो पिताजी को गुजरे हुए 16 साल हो गए हैं। नाउ द हाउस इज टू बी डेमोलिश्ड, अब इस मकान को क्या है? गिराया जाना है। सो इट हैज़ बिकम नेसेसरी, इसलिए मतलब ज़रूरी हो गया है क्या चीज़? टू रिमूव द फर्नीचर, फर्नीचर को हटाना। सोलोमन सिट्स ऑन अ डाइनिंग रूम चेयर, सोलोमन एक डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ जाता है। रॉकिंग टू टेस्ट इट्स टाइटनेस, यानी उस कुर्सी को रॉक मतलब कि हिलाता है, आगे पीछे हिलाता है। टू टेस्ट माने परखने के लिए, इट्स टाइटनेस, इसकी कठोरता मतलब ये कुर्सी काम की है कि नहीं। डाइनिंग टेबल हैज़ 12 चेयर्स, और डाइनिंग टेबल के आसपास 12 कुर्सियां हैं। मार्क कीजिएगा इस चीज़ को भी। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी मेरा वीडियो देखा करें तो एक नोटबुक ज़रूर रखा करें अपने साथ, एक नोटबुक और एक पेन। ये मैं क्लास में भी बोलती हूँ कि हमेशा नोटबुक और पेन तैयार रखिए। कुछ चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट लगें, आप वीडियो पॉज कीजिए और उनको नोट कर लीजिए। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं वो तो मैं बता ही देती हूँ आपको कि भाई इसको नोट कीजिए। कभी कभी मेरे दिमाग से निकल जाता है, मैं नहीं कह पाती, तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट करते जाया कीजिए। तो डाइनिंग टेबल पर कितनी कुर्सियाँ हैं? 12 कुर्सियाँ हैं, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। फिर आगे बढ़ते हैं। सोलोमन एनक्वायर्स, सोलोमन पूछता है अबाउट अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, के परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं। विक्टर टेल्स हिम, विक्टर उसको बताता है अबाउट हिज ब्रदर, अपने भाई के बारे में।
सोलोमन मेक्स इट क्लियर, सोलोमन इस बात को स्पष्ट करता है दैट अबाउट ओल्ड फर्नीचर, कि पुराने फर्नीचर के बारे में वन शुड नॉट बी इमोशनल, व्यक्ति को इमोशनल नहीं होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। वैसे होते हैं ना घर में, कोई भी चीज़ होती है तो उससे एक अटैचमेंट सा हो जाता है, और जब वो चीज़ घर से जा रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का कोई एक हिस्सा जा रहा हो। अक्सर जो हमारी गाड़ी होती है, मान लीजिए हमने 5 साल 10 साल कोई गाड़ी चलाई, मेरे घर में जो पहली गाड़ी थी वो इंडिका थी। तो इंडिका जब वो बिकी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अस्तित्व का कोई एक हिस्सा जा रहा हो। तो ऐसा लगता है, अटैचमेंट होता है, लेकिन सोलोमन कह रहा है कि घर के लोगों को इमोशनल नहीं होना चाहिए। सोलोमन स्पीक्स इन अ बिजनेस लाइक टोन। अब सोलोमन इस बात को क्यों कह रहा है? बिजनेस, भाई व्यक्ति को मान लीजिए लगाव होगा अपनी किसी चीज़ को, और सामने वाला उसकी बहुत कम कीमत देगा, है ना। जैसे हमारी इंडिका गई थी, उसके कुल 62,000 रुपये दिए थे जिसने खरीदी थी। तो लगता है ना कि यार कितनी सस्ती चली गई। बेचना तो है, कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो नई लेनी होती है, तो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सस्ती चली गई। अब सोलोमन ये बात क्यों कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि भाई इमोशनल आप ना हो, क्योंकि वो कम पैसे देगा, जो खरीदने वाला है वो हमेशा कम पैसे देता है, और जो बेचने वाला है वो ज़्यादा पैसे मांगता है, ज़्यादा पैसे चाहता है अपनी चीज़ के, तो इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए सोलोमन के ऊपर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सोलोमन के बारे में एक टिप्पणी कीजिए या उसका कैरेक्टर स्केच लिखिए, है ना। इनमें से किसी का भी कैरेक्टर स्केच आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। विक्टर का कैरेक्टर स्केच आ सकता है। विक्टर देखिए, उसने बहुत सेक्रीफाइसेस अपने ज़िंदगी में किए हैं, अपने भाई को पढ़ने भेज दिया, खुद अपने परिवार को सपोर्ट किया, पिताजी को सपोर्ट किया, और अभी भी उसके मन में कोई मैल नहीं है, कोई भी शिकायत उसके मन में नहीं है। वो तो यही सोच रहा है कि मैं, अगर भाई नहीं आता है तो मैं इस सामान को बेच दूंगा, आधे पैसे अपने भाई को दे दूंगा। तो वो बहुत ईमानदार भी है ना। तो ये सारे कैरेक्टर्स को आप नोट करते जाइए, और कभी कैरेक्टर स्केच अगर आता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अगर आपका डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है तो कैरेक्टर स्केच बहुत मायने रखते हैं, अक्सर आते ही हैं, तो सबको नोट करते जाइएगा। तो हम कहाँ थे कि सोलोमन इस बात को बोल रहा है बिजनेस लाइक टोन में। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट द इम्प्रेशन, वो ये इम्प्रेशन पैदा करना चाहता है दैट सम आइटम्स आर यूजफुल, कि कुछ आइटम तो ठीक ठाक हैं, यूजफुल हैं, उपयोगी हैं, द अदर्स आर नॉट, और दूसरे नहीं हैं, कुछ नहीं हैं। देन तब विक्टर सेज, विक्टर कहता है दैट ही विल सेल द होल स्टफ, कि चिंता ना करो, मैं ये पूरा सामान बेचूंगा। ही रिमार्क्स, वो कहता है यू आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑफ विद द ग्रेवी एंड लीव मी विद द बोन्स, ऑल और नथिंग और लेट अस फॉरगेट। मतलब वो ये कह रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑफ, ऐसा नहीं होगा कि तुम लेकर चले जाओ द ग्रेवी, जो हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं, यहाँ तो वो मीट की बात कर रहा है, हम तो मीट खाते नहीं हैं, लेकिन जो लोग मीट खाते हैं उनको पता होगा कि ग्रेवी में मसाला वगैरह होता है और मांस होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम तो ग्रेवी लेके चले जाओ, एंड लीव मी विद द बोन्स, और मेरे पास हड्डियाँ छोड़ दो। अब हड्डी को तो कोई खाता नहीं है, तो मुझे, मेरे पास हड्डियाँ छोड़ दो, ग्रेवी तुम ले जाओ, मतलब कि अच्छा अच्छा सामान इसमें से तुम छांट के ले जाओ और खराब खराब मेरे पास छोड़ जाओ। ऑल, या तो पूरा सामान तुम खरीदोगे, और नथिंग, या फिर कुछ भी नहीं खरीदोगे, और लेट अस फॉरगेट इट, या फिर भाई भूल जाओ इस सौदे को। विक्टर आस्क्ड सोलोमन अगेन एंड अगेन अबाउट द प्राइस ऑफ द डील। विक्टर सोलोमन को बार बार पूछता है कि भाई इस सौदे की प्राइस क्या है, कीमत क्या है। अब देखिए टाइटल इस नाटक का द प्राइस है, तो अब बात प्राइस की तो होगी ही ना, शुरू से लेके आखिर तक द प्राइस की बात तो चलेगी। तो इस टाइटल पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि टाइटल पर कमेंट कीजिए कि आखिर द प्राइस जो टाइटल रखा है वो कितना प्रॉपर है। तो आप शुरू से देख रहे हैं कि यहाँ प्राइस मैटर कर रहा है कबाड़े का। अबाउट द प्राइस ऑफ द डील, तो सोलोमन ट्राइज टू डाइवर्ट विक्टर्स अटेंशन। अब सोलोमन कोशिश करता है विक्टर का ध्यान
भटकाने की, एंड स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर देता है। ही टेल्स विक्टर, वो विक्टर को बताता है दैट ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रिटिश नेवी, कि उसको ब्रिटिश नेवी से डिस्चार्ज किया गया था, रिटायर हुआ है वो। ही सेज, वो कहता है दैट ही इज़ ऑनेस्ट, कि वो ईमानदार है। भाई मैंने ब्रिटिश नेवी में काम किया है, मैं ईमानदार हूँ और आपको कम पैसे तो दूंगा नहीं। एंड विल नॉट चीट विक्टर, यानी वो विक्टर को धोखा नहीं देगा, वो इस बात का एश्योरेंस देता है, विश्वास दिलाता है कि भाई मैंने ब्रिटिश नेवी में काम किया है, तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, कम कीमत नहीं दूंगा आपके सामान की। इन अ बिजनेस लाइक टोन, तो एक बिजनेस लाइक टोन में, यानी एक व्यापारी के तरीके से सोलोमन सजेस्ट, सोलोमन ये सुझाव देता है दैट दिस फर्नीचर कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन अ मॉडर्न हाउस और होटल, कि ये जो फर्नीचर है किसी आधुनिक घर में या होटल में तो एकोमोडेट हो नहीं सकता, रखा नहीं जा सकता। दैट इज़ वाई विक्टर शुड नॉट एक्सपेक्ट अ हाई प्राइस फॉर दिस ओल्ड एंड आउटडेटेड पीसेस, इसीलिए विक्टर को उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इन पुराने और आउटडेटेड माने जो यूजलेस हो चुके हैं, इन पीसेस माने ये जो चीज़ें हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। विक्टर रिमार्क्स, विक्टर टिप्पणी करता है, एवरी टाइम, हर बार, यू ओपन योर माउथ, तुम जब अपना मुंह खोलते हो, द प्राइस सीम्स टू गो डाउन, ऐसा लगता है कि कीमत और नीचे चली गई। सोलोमन इज ऑफ द व्यू, सोलोमन का मानना है दैट मॉडर्न इज ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स, कि जो आधुनिक युग है वो डिस्पोजेबल चीज़ों का है, यानी यूज़ किया और फेंक दिया, यूज़ एंड थ्रो आते हैं ना, डिस्पोजेबल ग्लास आते हैं, कटोरियाँ आती हैं। द कार, द फर्नीचर, द वाइफ, द चिल्ड्रन, एवरीथिंग हैज़ टू बी डिस्पोजेबल। अब उसका मानना है कि कार, फर्नीचर, बीवी, बच्चे, हर चीज़ डिस्पोजेबल होनी चाहिए, मतलब पकड़ के ना रखो। और ऐसा ही इन लोगों के यहाँ है भी। आप यूरोप में देखेंगे कि लोग ज़्यादातर कोई किसी की 2 शादियाँ हो रही हैं, शादी हुई नहीं तब तक तलाक हो जाता है। खुद आर्थर मिलर की भी 3 शादियाँ हुई थी। पहली बीवी से शादी की और करीब 10 साल चली होगी वो शादी, फिर इनको वो हीरोइन थी ना मर्लिन मुनरो, वो पसंद आ गई और उससे अफेयर इनका शुरू हो गया अपनी बीवी होते हुए भी। तो अपनी बीवी को छोड़ के मर्लिन मुनरो के साथ साथ लग लिए आर्थर मिलर साहब, और मर्लिन मुनरो से शादी कर ली। वहाँ भी कुछ हुआ नहीं, हुआ क्या, मर्लिन मुनरो थोड़ी सी डिप्रेशन में आ गई, क्योंकि भाई कहाँ हीरोइन और वो पार्टीज़ और हर वक्त कैमरे के सामने और तारीफ़ें हर कोई देख रहा है, तो वो अलग लाइफ होती है। और कहाँ आर्थर मिलर के साथ आके, एक राइटर के साथ आके लाइफ उसकी बोरिंग हो गई, वो ड्रग्स लेने लगी और एक दिन कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स ले ली उसने, ओवरडोज ले ली, तो मर्लिन मुनरो की डेथ हो गई। तो उसके बाद इन्होंने तीसरी शादी कर ली। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आपको बताऊंगी ना, तो उसमें इनकी तीनों वाइफ्स के नाम मैं बताऊंगी। लेकिन मर्लिन मुनरो तो बहुत फेमस है ना, उसका वो वाला पोज जिसमें नीचे से कोई फ़ैन चल रहा है, हवा चल रही है और एकदम से बहुत सुंदर सा पोज है उसका, मर्लिन मुनरो का, आपने देखा ही होगा, वो उसी पोज में ज़्यादा दिखती है। तो खैर चलिए, हम क्या कह रहे थे कि सोलोमन ये कहता है कि ये सारी चीज़ें डिस्पोजेबल होनी चाहिए। विक्टर टू एग्रीज, विक्टर भी सहमत होता है ऑन दिस इश्यू, इस बात पर। एंड डिक्लेयर्स, और घोषणा करता है दैट इन द मॉडर्न एज, कि आधुनिक युग में देयर इज जस्ट नो रेस्पेक्ट, कि कोई भी सम्मान नहीं है फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, बट मनी, सिवाय पैसे के। यानी जो भी रेस्पेक्ट है वो पैसे का है, बाकी चीज़ों का, रिश्तों का कोई सम्मान नहीं है। जहाँ देखिए बंदा पैसे बनाने में लगा है। कोई, मैं भी देखती हूँ खुद अपने आसपास, आप भी देखते होंगे, अब जैसे कोई ज़रा सा पढ़ाता भी है तो उसके पैसे चाहिए उसको, हर चीज़ के किसी बच्चे को कुछ आपसे नॉलेज चाहिए, आपके पास नॉलेज है, किसी बच्चे को चाहिए, तो बिना पैसे के नहीं देंगे साहब, उसके भी हमें पैसे चाहिए, ट्यूशन पढ़ाएंगे। या फिर मैंने वीडियोस अपलोड करते देखे कुछ चैनल्स पर, वो अपने वीडियोस को भी एनक्रिप्टेड कर देते हैं, यानी बिना पैसे लिए आप उनके वीडियोस भी नहीं देख सकते।
गूगल पे बहुत सारा मैटर है जिनके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, तभी आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो केवल पैसे क्या सम्मान है दुनिया में, और बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो गई हैं लोगों के लिए। तो ये रियलिटी है, आर्थर मिलर भी ये बात बताता है अपने ड्रामाज में। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। सोलोमन, अच्छा ये चीज़ें नोट करने लायक हैं जो अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आ रही हैं। ये एक्चुअली जो बोल रहे हैं वो ये कैरेक्टर्स नहीं, खुद आर्थर मिलर बोल रहा है। उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ ज़िंदगी में कि लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, लोग पैसे से मोहब्बत करते हैं। सोलोमन गोज़ फ्रॉम वन टेबल टू अनदर एंड मेक्स नोट्स एंड फाइनली डिक्लेयर्स। अब सोलोमन एक मेज से दूसरी मेज को जाता है, कुछ लिखता है, नोट्स, और अंत में ये घोषणा करता है दैट ही कैन गिव विक्टर, कि वो विक्टर को दे सकता है $1100, $1100 फॉर द होल फर्नीचर, पूरे फर्नीचर के। अच्छा ये नोट करने वाली बात है। कहीं एक साहब ने वीडियो अपलोड किया है, पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद, और एक बच्चे ने मुझे बताया भी था कि मैम वहाँ पे तो 1000 उन्होंने बताया कि $1000 उसने ऑफ़र किए थे, कहीं किसी ने 10,000 बता रखे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर 1100 यानी $1100 उसने ऑफ़र किए हैं, ठीक है। अब और भी ज़्यादा डिटेल में हम तभी जान पाएंगे जब मेरे पास बुक आ जाएगी, यानी वो ड्रामा आ जाएगा। अभी तो यहाँ केवल मेरे पास ये समरी ही है। तो लेकिन ये भी जहाँ से मैंने लिया है तो उतना ऑथेंटिक है, यहाँ गलत नहीं दे रखा होगा। तो आप $1100 मार्क कर लीजिएगा, $1100 पूरे फर्नीचर के ऑफ़र करता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आएगा ये वाला सवाल। ही मेक्स एन ऑफ़र टू विक्टर, वो विक्टर को एक ऑफ़र देता है दैट ही विल गिव अ रिसीट, कि वो उसको रसीद दे देगा ऑफ $600 ओनली, $600 की केवल, यानी उसको एक रसीद देगा कि ये जो सामान है केवल $600 में बिका है। इन दैट केस, और इस तरीके से विक्टर कैन टेल हिज ब्रदर, विक्टर अपने भाई को बता दे दैट द डील इज़ डन, कि सौदा हुआ है ओनली फॉर $600, केवल $600 में। सीइंग विक्टर्स हेजिटेशन, अब विक्टर आपने पहले ही देख चुके हैं कि वो ईमानदार बंदा है, और इस बात से वो उसको हेजिटेशन हो रहा है कि भाई कैसे मैं अपने भाई से झूठ बोलूँगा कि सिर्फ $600 का सामान बिका, उसमें से 300 तुम रख लो, है ना, और बाकी के ये लेके सोलोमन से अपनी जेब में रख ले। तो विक्टर का हेजिटेशन देखते हुए सोलोमन इज़ प्रिपेयर्ड, सोलोमन तैयार है टू गिव $400, $400 देने के लिए एज वाइट मनी, वाइट मनी के तौर पर, एंड द रेस्ट एज ब्लैक मनी, और बाकी का ब्लैक मनी के तौर पर, यानी $400 तो दिखा के दे, रसीद दे $400 की, और बाकी के ब्लैक मनी दे दे। बिकॉज ऑफ दिस टेम्पटेशन, अब इस लालच की वजह से विक्टर फाइनली एग्रीज, विक्टर अंततः सहमत हो जाता है टू फाइनलाइज द डील, डील को अंतिम रूप देने के लिए। तो ठीक है, आखिर लालच में आ ही गया। तो अब ये भी आप दिखाएंगे अपने कैरेक्टर स्केच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है देखिए। तो सोलोमन शेक्स हिज हेड, सोलोमन अपना सिर हिलाता है, एंड काउंट्स बिल्स, और बिल्स गिनता है, इनटू विक्टर्स हैंड, विक्टर के हाथ में। एज सून एज सोलोमन गिव्स $700, और जैसे ही सोलोमन $700 देता है, वॉल्टर एपियर्स इन द डोरवे। अब वॉल्टर जो भाई अभी तक आया नहीं था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, वो भाई आ जाता है, दरवाजे में दिखाई देता है। ही इज़ इन हिज मिड 50s, वो अपने 50s में है। हिज एंट्री इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर विक्टर, उसकी एंट्री बड़ी अनएक्सपेक्टेड है विक्टर के लिए, यानी उम्मीद नहीं की थी, बिना उम्मीद के अचानक से आ जाता है। विद हिज एंट्री एक्ट 1 इज़ कम्प्लीटेड, और जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो पहला एक्ट यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये हुई पहले एक्ट की कहानी। 2 एक्ट का प्ले है ये,
ये भी आपको याद रखना है ना। जनरली 5 एक्ट प्लेज होते हैं। शेक्सपियर के ड्रामाज आपने पढ़े, डॉक्टर फॉस्टर्स मेरे साथ आपने पढ़ा, वो सब 5 एक्ट प्लेज थे। और आर्म्स एंड द मैन आपने पढ़ा, वो 3 एक्ट प्ले था। और ये जो द प्राइस है ये 2 एक्ट प्ले है, इसमें 2 एक्ट हैं। कुछ 1 एक्ट प्ले हैं। एक रिक्वेस्ट पड़ी हुई है एक बच्चे की, राइडर्स टू द सी अपलोड करने के लिए, वो 1 एक्ट प्ले है। तो अब जब वक्त मिलेगा तब करूँगी भाई, अभी उसके लिए वक्त नहीं है, मेरे यहाँ सिलेबस में भी नहीं है, तो लेकिन करूँगी भाई जैसे वक्त मिलेगा। तो ये हुआ पहला एक्ट, ठीक है। अब एक्ट 2 ऑफ द प्ले द प्राइस बिगिंस एट द सेम प्लेस। जो दूसरा एक्ट है द प्राइस का, वो उसी जगह पर शुरू होता है। अच्छा, यहाँ यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, देखो सारी यूनिटीज़ यहाँ फॉलो की गई हैं, है ना। तीनों यूनिटीज़ जिनकी बात करते हैं, बाकी ड्रामाज में नहीं हो पाती वो तीनों यूनिटीज़, लेकिन यहाँ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन सब फॉलो हुआ है। तो उसी जगह दूसरा एक्ट भी शुरू होता है। विक्टर एंड वॉल्टर एनक्वायर अबाउट ईच अदर्स चिल्ड्रन। विक्टर और वॉल्टर एक दूसरे के बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं। सोलोमन इज शॉक्ड एट दिस इंटरप्शन। अब सोलोमन को थोड़ा झटका लगता है, ये जो दखलंदाजी बीच में हो गई, अच्छा खासा सौदा हो गया था और वो पैसे भी दे ही रहा था, काम हो चला था उसका, लेकिन अब बीच में ये बाधा आ गई साहब। ही डज नॉट वॉन्ट एनी थिंग रिमूव्ड फ्रॉम द डील। अब वो चाहता है कि ये जो डील सौदा हुआ है सामान का, इसमें से कोई और चीज़ रिमूव ना की जाए, कोई भाई ऐसा ना हो कि अब ये दूसरा भाई आ गया, ये कुछ इसमें से उठा ले। वॉल्टर वॉन्ट्स एन एम्ब्रॉयडर्ड गाउन विच हिज मदर वोर एट हिज वेडिंग, एट हर वेडिंग होना चाहिए। तो वॉल्टर को जो है वो चाहता है कि वो एक कढ़ा हुआ गाउन है जो कि उसकी माँ ने उसकी शादी में पहना था। अच्छा, हो सकता है कि ये वॉल्टर की शादी में ही पहना हो। अब डिटेल में तब पता चलेगा, अब जब, क्योंकि भाई अभी ड्रामा मैंने भी नहीं पढ़ा, ये जब आएगी मेरे पास बुक तभी मैं पढ़ूंगी। तो अब ये हिज यहाँ पर सही इसलिए हो सकता है कि वॉल्टर की शादी में ये गाउन पहना होगा। माँ ने अपनी शादी में ना पहन के ये गाउन वॉल्टर की शादी में पहना होगा, क्योंकि माँ ने अपनी शादी में क्या पहना था ये वॉल्टर को नहीं पता होगा। तो हिज मेरे हिसाब से फिर यहाँ पर सही है, वरना मैं तो यहाँ हिज को काट के हर कर रही थी। तो वॉल्टर की शादी में पहना होगा, ये ही हिज सही है। वंस अगेन सोलोमन सेज, एक बार फिर से सोलोमन कहता है, आई ट्राई टू टेल विक्टर बिफोर। भाई मैंने तो पहले ही कोशिश की थी विक्टर को बताने की, विद यूज फर्नीचर यू कैन नॉट बी इमोशनल, कि जो चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, उनके प्रति आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। एस्थर इज सरप्राइज्ड टू सी वॉल्टर हियर। एस्थर बड़ी आश्चर्यचकित है वॉल्टर को यहाँ देखकर। शी आस्क्स अबाउट हिज वाइफ डोरोथी। वो वॉल्टर की वाइफ डोरोथी के बारे में पूछती है। अब ये डोरोथी आपको नोट करना है, वॉल्टर की पत्नी का नाम क्या है? डोरोथी, और विक्टर की पत्नी का नाम एस्थर है। वॉल्टर टेल्स हर दैट दे आर डिवोर्स्ड, और वॉल्टर उनको ये बताता है कि वही उनका तलाक हो गया है। अब देखो, तलाक तो इनके यहाँ बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हमारे यहाँ तलाक देने लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं, ये तो ऐसे ही तलाक दे देते हैं जैसे प्रसाद दे दिया हो, लो जी ले जाओ। वॉल्टर मेक्स एन अननेसेसरी शो ऑफ हिज कॉस्टली ड्रेस। वॉल्टर यहाँ पर एक अननेसेसरी, मतलब जो ज़रूरी नहीं है, वो दिखावा करता है अपनी कॉस्टली, महंगी ड्रेस का। अब तू ये बता बंदे कि इस महंगी ड्रेस का करेगा क्या? तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली गई, हाँ, किसको दिखा रहा है तू महंगी ड्रेस? तो वहाँ दिखावा ही है, जितने भी चीज़ें हैं वेस्ट में, पश्चिम में यही तो कमी है, वहाँ दिखावा ज़्यादा है, वास्तविकता कम है। तो अब अपनी महंगी ड्रेस को बेवजह दिखा रहा है। वॉल्टर टेल्स सोलोमन, वॉल्टर सोलोमन को बताता है दैट ही टुक द अप्रेजल सर्विस फ्रॉम स्पिट्जर एंड फॉक्स, कि उसने अप्रेजल की सेवाएं ली हैं स्पिट्जर और फॉक्स से। अभी इनको भी भाई आपको नोट ही करना पड़ेगा। स्पिट्जर इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अप्रेजर्स एसोसिएशन। जो स्पिट्जर है वो वाइस प्रेसिडेंट है अप्रेजर्स एसोसिएशन का। अप्रेजर्स एसोसिएशन मतलब कि जो मूल्यांकन करते हैं, चीज़ों का आकलन करते हैं, एस्टिमेट बताते हैं कि भाई कोई चीज़ कितने पैसे की है,
तो वो अप्रेजर होते हैं, अप्रेजर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है स्पिट्जर, ये भी आपको नोट करना होगा। सोलोमन वॉज द प्रेसिडेंट, और सोलोमन प्रेसिडेंट था। ही टेल्स वॉल्टर दैट ही मेड द प्रोफेशन ऑफ अप्रेजल वेरी एथिकल, और वो वॉल्टर को ये बताता है कि ही मेड द प्रोफेशन, उसने इस व्यवसाय को बनाया है, ऑफ अप्रेजल यानी मूल्यांकन के व्यवसाय को, वेरी एथिकल, बहुत ज़्यादा नैतिक, एथिकल माने मॉरल। नाउ ऑल द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, अब सभी सदस्य उस एसोसिएशन के आर 100% एथिकल, सभी पूरी तरीके से मॉरल हैं, नैतिक हैं। सोलोमन ट्राइज टू कन्विंस विक्टर, सोलोमन कोशिश करता है विक्टर को विश्वास दिलाने की, वॉल्टर को विश्वास दिलाने की, एंड एस्थर को विश्वास दिलाने की, दैट देयर फर्नीचर इज, कि उनका फर्नीचर है टू बिग टू गेट इनटू न्यू अपार्टमेंट्स, ये TWO ना होके TOO होना चाहिए, इतना बड़ा है कि नए अपार्टमेंट्स जो बने हैं उनमें नहीं आ सकता। दस ही जस्टिफाइज हिज ऑफर, और इस प्रकार वो अपना ऑफर जस्टिफाई करता है कि भाई मैं जो ऑफर दे रहा हूँ वो न्याय संगत है। हिज ऑफर ऑफ $1100, $1100 का जो ऑफर है उसको वो जस्टिफाई करता है, काफ़ी हैं भाई इतने पैसे। हाउएवर वॉल्टर वांट्स एटलीस्ट $3000 फॉर द डील, लेकिन वॉल्टर कम से कम $3000 चाहता है इस सौदे के, ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। विक्टर एक्यूजेस वॉल्टर, विक्टर दोष लगाता है, एक्यूज माने ब्लेम करता है वॉल्टर को, फॉर नॉट पिकिंग हिज फोन कॉल, कि भाई तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अच्छा भाई का फ़ोन नहीं उठाते हो। नाउ व्हेन द डील इज़ अबाउट टू बी फाइनलाइज्ड, और पहले तो तुमने फ़ोन नहीं उठाया, और अब जब डील फाइनलाइज हो रही है, ही हैज़ अपीयर्ड टू इंटरफियर, दखलंदाजी करने के लिए आ गए साहब। सोलोमन मेक्स इट क्लियर, सोलोमन इस बात को स्पष्ट करता है, दैट विक्टर हैज़ एक्सेप्टेड मनी, कि विक्टर ने तो पैसा पहले ही स्वीकार कर लिया है, सो द डील इज कंक्लूडेड, इसलिए ये सौदा तो पूरा हो गया, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, और इसको बदला नहीं जा सकता। वॉल्टर डिक्लेयर्स, वॉल्टर घोषणा करता है, ही कांट कंक्लूड एनी डील विदाउट मी सोलोमन, आई एम हाफ ओनर हियर, कि भाई मेरे बिना कोई डील फाइनल नहीं हो सकती सोलोमन, मैं यहाँ आधा मालिक हूँ, है ना, आधी मिल्कियत तो मेरी है ना, तो मेरे बिना कैसे डील फाइनल कर ली। बट सोलोमन रिफ्यूज टू टेक मनी बैक, अब सोलोमन कहता भैया मैंने पैसा दे दिया, मैं तो पैसा वापस नहीं लूँगा, डील हो गई फाइनल, अब तुम जानो तुम्हारा भैया जाने। तो अब क्या होता है देखिए, देयर इज डिस्कशन अमंग विक्टर, वॉल्टर एंड एस्थर अबाउट द कनिंगनेस ऑफ सोलोमन, अब तीनों मिलके कहते हैं ये सोलोमन तो भैया बड़ा शैतान है, बड़ा चालाक है। देन वॉल्टर मेक्स अ वेरी स्ट्रेंज प्रपोजल, अब वॉल्टर बड़ा अजीब सा एक प्रपोजल, प्रस्ताव लेकर आता है। ही वुड गेट एन अप्रेजल फ्रॉम सोलोमन फॉर $25,000, कि भाई सोलोमन तुम एक काम करो, तुम तो वैसे भी अप्रेजल करते हो, मूल्यांकन करते हो, अब तुम इस सामान को खरीदो मत, तुम केवल इसका अप्रेजल कर दो, ये मीन्स सर्टिफाई कर दो कि ये जो सामान है, हमारा जो फर्नीचर है, ये $25,000 का है। अभी तो देखो 1100 में जा रहा था सारा, अब ये इस तरीके के फ्रॉड होते हैं। अभी इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से देखो लोग टैक्स बचाते हैं, फ्रॉड किस तरीके से करते हैं कि $25,000 का तुम इसको अप्रेजल कर दो कि और हमें सर्टिफिकेट दे दो, ये क्योंकि भाई ये अप्रेजल एसोसिएशन का हेड तो है ही, तो तुम हमको $25 का ये अप्रेजल दे दो। ही वुड डोनेट दिस टू द साल्वेशन आर्मी, और मैं ये सारा फर्नीचर साल्वेशन आर्मी को डोनेट कर दूंगा। अब ये आपको नोट करने वाली बात है कि किसको डोनेट करना है, उसको साल्वेशन आर्मी को डोनेट करना है। एंड गेट टैक्स रिबेट, और इसमें क्या होगा, टैक्स में छूट मिल जाएगी, कितने की, ऑफ $12,000, $12,000 की, फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरीके से तो लोग दान करते हैं, आपने देखा होगा
कि अभी जैसे राम मंदिर के लिए दान जा रहा है तो लोग लाखों रुपए दान कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग। उसमें क्या है कि वो टैक्स में छूट मिल जाती है उनको, वहाँ से रसीद मिलती है कि यहाँ इन्होंने इतना दान किया। मंदिरों को लोग बहुत दान करते हैं, मस्जिदों को भी करते होंगे, तो धार्मिक स्थानों को या फिर किसी ऑर्फनेज को, अनाथालय को दान करते हैं। तो किसी सोशल कॉज के लिए डोनेशन देते हैं तो उसमें टैक्स में छूट मिल जाती है। अब यही तो वहाँ लोग बहुत चालाकियाँ करते हैं, ऐसे ही फ्रॉड करते हैं। 50,000 दिया, 1 लाख की रसीद ले ली और साहब बच गए उनके पैसे, और ज़्यादा बड़ी बड़ी रसीद मिल जाती हैं उनको। तो ये क्या है कि हमें अब ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा आप कि $25,000 का तो यहाँ अप्रेजल करवा रहा है, वो $12,000 का उसे फ़ायदा मिलेगा, टैक्स में रिबेट मिलेगी, उसको छूट मिलेगी। देन ही वुड गिव $6,000 टू विक्टर। अब 12,000 की छूट मिलेगी तो उसमें से $6,000 वो विक्टर को दे देगा। सोलोमन वुड बी पेड हिज अप्रेजल फी, और सोलोमन को उसके मूल्यांकन की फीस दे दी जाएगी। हाउएवर, किंतु विक्टर इज नॉट कन्विंस्ड, विक्टर को विश्वास नहीं हो रहा है अबाउट दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव के बारे में कि अरे ऐसा भी हो सकता है। भाई विश्वास करना मुश्किल होता है ना। तो विक्टर टेल्स वॉल्टर, विक्टर वॉल्टर को कहता है दैट ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, कि मुझे भाई बड़ी बेइज्जती लगी थी। व्हेन वॉल्टर डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू हिज फ़ोन कॉल्स, जब वॉल्टर ने उसके फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दिया, रिसीव तक नहीं किया, तो भाई तुमने तो अपने भाई की बड़ी बेइज्जती कर दी भाई। वॉल्टर मेक्स द एक्सक्यूज़, वॉल्टर फिर ये बहाना मारता है दैट ही वॉज वेरी बिजी, कि भैया बड़ी व्यस्त थे, डॉक्टर का काम ऐसा थोड़ी ना होता है, फालतू थोड़ी ना होते हैं डॉक्टर, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं। विक्टर सेज, विक्टर कहता है दैट ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम 3 years ago, कि भाई मैंने तुमसे 3 साल पहले भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी। देन वॉल्टर सेज, तो वॉल्टर कहता है दैट ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, अच्छा तब तो मैं खुद ही हॉस्पिटल में भर्ती था। ही नरेट्स, वो बताता है हाउ ही हैड डेवलप्ड एप्रीहेंशंस अबाउट द वर्किंग ऑफ द वर्ल्ड, कि किस तरीके से उसको इस संसार की वर्किंग, मतलब कि ये दुनिया कैसे चल रही है, क्या हो रहा है दुनिया में, इसके बारे में उसको थोड़ा सा शक शुबह होने लगी थी। यानी ये जो डॉक्टर साहब हैं खुद ही थोड़े से मेंटल हैं, थोड़े से बीमार हैं, मतलब मेंटली परेशान हैं। शेम द कंपटीशन, लानत है इस कंपटीशन पर, इस प्रतिस्पर्धा पर। बट सडनली आई सॉ समथिंग एल्स, लेकिन अचानक मुझे कुछ और दिखने लगा। एंड इट वॉज टेरर, और ये बड़ा भयानक था। यानी इनको थोड़े से क्या है कि इल्यूजन्स होने लगे। जो पेशेंट होते हैं ना, दिमागी मरीज होते हैं, उनको थोड़े इल्यूजन्स होने लगते हैं, तो इस तरीके से वो बड़ा भयानक था, मैंने कुछ और देखा। ही लाइक्स द लाइफ ऑफ विक्टर एंड एस्थर, अब उसको ना विक्टर और एस्थर की लाइफ बड़ी पसंद है। ऐसा ही होता है भाई, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है भैया। आपने देखा होगा लोगों को कहते हुए, भैया हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो बड़े बिजी हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, तुम्हारी बड़ी मज़े की नौकरी है ना। तो इसी तरीके से ये जो डॉक्टर साहब हैं इनको इनकी लाइफ बड़ी अच्छी लग रही है, भाई तुम्हारी लाइफ बड़ी अच्छी है। ही प्रेजेस देयर मैरिड लाइफ, और भाई तुम तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी खुश हो, मेरी तो बीवी मुझे छोड़ के भाग गई, है ना। तुम्हारा तो मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है, मियाँ बीवी मज़े से रह रहे हो। यू सी दैट्स वाई यू आर स्टिल सो मैरिड, दैट्स अ वेरी रेयर थिंग। अब तुम देख रहे हो कि तुम तो अभी भी जो तुम्हारी शादी है चल रही है, वरना अब तक तो तलाक हो जाते हैं। अब ये बड़ी रेयर थिंग है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है कि भाई शादी किसी की इतनी लंबी चल रही हो। यूरोप में अगर किसी की शादी लंबी चल जाए, हमारी तरह, हमारे यहाँ तो भैया एक बार जो गठबंधन हो गया तो फिर सोचते नहीं। अब क्या है, वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा प्रभाव आ गया है, तो अब तो तलाक और ये सब होने लगा है, पहले नहीं होता था, अभी भी बहुत कम ही होता है। उनके रेशियो में देखें तो हमारे यहाँ तो ना के बराबर हैं। तो ये कह रहा है कि ये दैट्स अ वेरी रेयर थिंग, ये बड़ी मतलब दुर्लभ, हिंदी में दुर्लभ बोलते हैं, अभी उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो दुर्लभ चीज़ है ये। वॉल्टर ऑफर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब
इन हिज हॉस्पिटल फॉर विक्टर। अच्छा, वॉल्टर ये कहता है कि भैया तुम मेरे हॉस्पिटल में ही आ जाओ ना, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लो ये उसका, मेरे हॉस्पिटल का, आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जब तुम रिटायर हो जाओ इस पुलिस की नौकरी से तो आके मेरे हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब संभाल लेना, संभाल लेना मेरे हॉस्पिटल को। तो ये भी आपको नोट करना है। विक्टर एश्योर्स वॉल्टर, विक्टर विश्वास दिलाता है वॉल्टर को दैट ही वुड कंसिडर हिज प्रपोजल, कि भैया ठीक है मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा, संभाल लूंगा तुम्हारा हॉस्पिटल आके। देयर इज अ डिटेल्ड डिस्कशन बिटवीन वॉल्टर एंड विक्टर। अब बड़े विस्तार से डिस्कशन होता है दोनों भाइयों के बीच अबाउट देयर पास्ट, उनके अतीत के बारे में। अब इतने साल बाद, इतने वक्त के बाद दोनों भाई मिलेंगे तो गिले शिकवे तो होते ही हैं ना, तो वो ही सब अतीत के बारे में चलता रहता है। वॉल्टर बिलीव्स दैट विक्टर हिमसेल्फ वॉज रिस्पॉन्सिबल। वॉल्टर कहता है कि भाई तुम खुद जिम्मेदार थे फॉर हिज फेल्योर इन लाइफ, जीवन में अपनी असफलता के लिए। यानी विक्टर कहता है कि भाई मैंने इतनी सेक्रीफाइस की और मैं तो पुलिस की नौकरी में रह गया, तुमने अपना कैरियर बना लिया, डॉक्टर बन गए और तुम सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए। तो विक्टर कहता है कि भैया तुम खुद जिम्मेदार थे। इनफैक्ट वास्तव में आई वॉन्ड यू, मैंने तुमको चेतावनी दी थी, नॉट टू अलाउ हिम, कि तुम इजाज़त ना दो हिम माने पिताजी को, टू स्ट्रेंगल योर लाइफ, कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का गला घोंट दें। यानी तुम पिताजी ने जैसा तुमसे कहा तुमने वैसा किया, पिताजी के अनुसार चले और तुमने जल्दी पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली और आगे पढ़ाई लिखाई नहीं की। तो मैंने तो तुमसे कहा था ऐसा मत करो, पिताजी की बातों में मत आओ और अपनी ज़िंदगी, जो पिताजी तुम्हारी ज़िंदगी का गला घोंट रहे हैं वो मत करो। देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन विक्टर डिमांडेड फ्रॉम वॉल्टर $500, जब विक्टर ने वॉल्टर से $500 मांगे थे। वॉल्टर रिफ्यूज टू गिव हिम मनी, और वॉल्टर ने $500 देने से मना कर दिया था। बट आफ्टर अ फ्यू डेज ही फोन टू ऑफर द मनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने फ़ोन किया कि भैया पैसा ले लो। द फादर रिसीव्ड द फोन बट डिड नॉट टेल विक्टर अबाउट इट। अब ये जो फ़ोन कॉल था वो पिताजी ने रिसीव किया था, लेकिन विक्टर को इसके बारे में नहीं बताया था। अब ये इनके जो पिताजी हैं वो भी थोड़े से चालबाज हैं, अब ये यहाँ आपको देखने को मिलेगा। विक्टर जॉइंड द फोर्स इन ऑर्डर टू हेल्प हिज फादर। अब विक्टर को तो ये पता ही नहीं कि भाई वॉल्टर का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि पैसे ले लो। अब उसको तो ये पता है कि भाई घर में पैसा नहीं है और पैसे की ज़रूरत है और पिताजी को पैसे चाहिए, तो उसने फोर्स ज्वाइन कर ली अपने पिताजी की मदद करने के लिए। द फादर, पिताजी, इन वॉल्टर्स ओपिनियन, वॉल्टर की राय में, वॉज वेरी सेल्फिश, वो बड़े स्वार्थी थे, मतलबी थे। वॉल्टर कहता है हिज सेल्फिशनेस, उनके स्वार्थ ने, विच वॉज परफेक्टली नॉर्मल, जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल था, होता है लोगों के अंदर, वॉज ऑलवेज ओबियस टू मी, और हमेशा मुझे दिखाई दे रहा था, बट यू नेवर सीम टू नोटिस इट, लेकिन तुमने कभी उसको देखा ही नहीं। नाउ वॉल्टर ऑफर्स हिम अ जॉब, अब वॉल्टर उसको एक जॉब देता है, बट ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, और वो इनकार कर देता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए। विक्टर्स हार्ट इज़ फुल ऑफ बिटरनेस फॉर वॉल्टर, विक्टर का दिल कड़वाहट से भर गया है अपने भाई वॉल्टर के लिए। ही सेज, वो कहता है, देयर इज़ अ प्राइस पीपल से, लोग कहते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, आई हैव पेड इट, मैंने वो कीमत अदा कर दी है। इट्स ऑल गॉन, सब कुछ चला गया, आई हैवंट गॉट इट एनी मोर, अब मुझे ये और नहीं चाहिए, या फिर मुझे अब और कीमत अदा नहीं करनी है। एट दिस मोमेंट, इसी पल, वॉल्टर मेक्स अ रिविलेशन, वॉल्टर एक चीज़ खोलता है, रहस्योद्घाटन करता है, एक राज खोलता है। ही टेल्स विक्टर, वो विक्टर को बताता है दैट द फादर हैड $4,000 एट दैट टाइम, कि उस वक्त पिताजी के पास $4,000 थे, यानी घर में $500 की ज़रूरत थी और विक्टर ने वॉल्टर से $500 मांगे थे और उस वक्त पिताजी के पास $4,000 थे। द फादर वॉन्टेड टू इन्वेस्ट दिस मनी फॉर हिम, और पिताजी ने वॉल्टर से ये कहा था कि ये जो $4,000 हैं ये इन्वेस्ट कर दो भाई,
That was why Walter did not give Victor a loan of $500. और यही वजह थी कि वॉल्टर ने विक्टर को 500 रुपये उधार नहीं दिए थे, क्योंकि उसे पता था कि पिताजी के पास पहले ही $4000 हैं। अब भाई उनको $500 की क्या ज़रूरत, जिनके पास ऑलरेडी $4000 हों। तो इसीलिए मैंने पैसा उधार नहीं दिया था। अब देखो कहाँ से बेचारा विक्टर, उसको लगा के घर में पैसे नहीं हैं और उसने तो फोर्स ज्वाइन कर ली। एस्थर टू इज शॉक्ड, एस्थर को भी झटका लगता है, टू लर्न, ये जानकर, दैट विक्टर्स फादर, कि विक्टर के पिताजी के पास हैड $4000, $4000 थे। इवन देन, फिर भी विक्टर वॉज सेंडिंग हिम मनी रेगुलरली, विक्टर उनको नियमित रूप से पैसा भेज रहा था। शी कॉल्स द फादर, वो पिताजी को बोलती है, यानी अपने ससुर जी को, अ कैलकुलेटिंग लायर, यानी बड़ा हिसाब किताब रखने वाले झूठे इंसान, एंड अ मिजरेबल चीप मैनिपुलेटर, और एक बड़े घृणित चीप मतलब गिरे हुए टाइप के मैनिपुलेटर, माने चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले, यानी बड़े शातिर किस्म के इंसान थे, बड़े चालाक इंसान थे। बुढ़ा बड़ा ख़राब था, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। वॉल्टर मेक्स इट क्लियर, वॉल्टर इस बात को स्पष्ट करता है, दैट ही वॉन्टेड द फ्रीडम, कि वो तो आज़ादी चाहता था, टू डू हिज वर्क, अपना काम करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, विक्टर वॉज कंसिडरेट फॉर हिज फादर, विक्टर अपने पिताजी के प्रति कंसिडरेट था, माने दयालु था, आज्ञाकारी था। सो ही वेंट टू द फोर्स, इसलिए वो उसमें चला गया, यानी पुलिस में चला गया, एंड कंटिन्यूड हेल्पिंग हिज फादर, और अपने पिताजी की मदद करता रहा। वॉल्टर इज़ अनेबल टू फेस द एक्यूजेशन, वॉल्टर ये एक्यूजेशन यानी ये जो दोष उसके ऊपर लगाया जा रहा है, ब्लेम लगाया जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करता। सो ही गोज़ आउट सेइंग, इसलिए वो ये कहता हुआ जाने लगता है, आई वर्कड फॉर वॉट आई मेड, यानी मैंने जो किया, जो मैंने मतलब मुझे बनना था या जो मुझे करना था, मैंने उसके लिए काम किया। एंड देयर आर पीपल, और ऐसे लोग हैं, वॉकिंग अराउंड टुडे हु वुड हैव बीन डेड इफ़ आई हैडंट, जो मर गए होते अगर मैंने नहीं किया होता, यानी कि डॉक्टर का पेशा ही ऐसा है जो ज़िंदगी बचाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बिना मर गए होते अगर मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं होता तो। वॉल्टर ब्लेम्स हिज फादर, वॉल्टर अपने पिताजी को दोष लगाता है, सेइंग, ये कहते हुए, ही वॉज स्मार्टर देन ऑल ऑफ अस, वो तो हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट थे, हम सबसे ज़्यादा चालू थे, होशियार थे, चालाक थे। ही सॉ वॉट यू वॉन्टेड एंड ही गेव इट टू यू, उन्होंने वो देख लिया जो तुम्हें चाहिए था और उन्होंने वही तुमको दिया। सोलोमन गिव्स विक्टर रेस्ट ऑफ द मनी एंड $50 एक्स्ट्रा, सोलोमन विक्टर को दे देता है बाकी का पैसा और $50 एक्स्ट्रा। ही टेल्स विक्टर, वो विक्टर को बताता है, दैट ही वुड रिमूव द फर्नीचर नेक्स्ट मॉर्निंग, कि वो फर्नीचर को अगली सुबह हटा देगा। विक्टर एंड एस्थर लीव द रूम, विक्टर और एस्थर कमरा छोड़ देते हैं। सोलोमन इज़ हैप्पी, सोलोमन खुश है, दैट ही हैज़ सक्सेसफुली डन अ गुड डील, कि उसने सफलतापूर्वक एक अच्छा सौदा कर लिया है। तो अब सौदा एक्चुअली हुआ कितने में, यानी वो 1100 रुपये उसने दिए, $50 और एक्स्ट्रा दिए, तो 1150 रुपये हो गए, है ना, टोटल मनी। और यानी कि यही सौदा हो गया। वो जो टैक्स बचाने वाला वो था, वो तो फिर नहीं हुआ। भाई मेरे पास इतना ही मैटर है, और मुझे उम्मीद है कि ये सही है, क्योंकि जहाँ से मैंने लिया है वो थोड़ा ऑथेंटिक है। और बाकी तो और डिटेल में हम तभी जान पाएंगे जब हम इस ड्रामा को पढ़ेंगे। तो ये था, एक तरीके से आपको पूरी कहानी पता चल गई, सारे डिटेल्स आपको पता चल गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द मिलर्स प्ले ओपन्स विद द सीन सेट इन हालवे ऑफ एन ओल्ड ब्राउन स्टोन, यानी मिलर का कौन सा नाटक है जो कि खुलता है, जिसका दृश्य एक पुराने ब्राउन स्टोन मकान के में खुलता है, उसके हॉल में खुलता है। तो द प्राइस है
यही एक पुराने ब्राउन स्टोन मकान में खुलता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मिलर्स प्लेज नरेट्स द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स वॉल्टर एंड विक्टर। तो इनमें से कौन सा नाटक है जिसमें वॉल्टर और विक्टर की दो भाइयों की कहानी है? तो द प्राइस है, वही नाटक है। व्हेन वॉज आर्थर मिलर बॉर्न? आर्थर मिलर कब पैदा हुआ था? 17 अक्टूबर 1915 को वो पैदा हुआ था, नोट कर लीजिएगा। फिर है वेयर वॉज आर्थर मिलर बॉर्न? आर्थर मिलर कहाँ पैदा हुआ था? तो न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। क्योंकि द प्राइस ड्रामा जो आप पढ़ रहे हैं ना, अमेरिकन ड्रामा वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं, आपका जो थर्ड सेमेस्टर के लिटरेचर का टाइटल है वो जो सिलेबस है, सिलेबस का नाम ही है इंग्लिश एंड ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, है ना। तो जो आप पढ़ रहे हैं ये वाला ड्रामा वो अमेरिकन ड्रामा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ब्रिटिश ड्रामा के अंतर्गत आपने ओथेलो पढ़ा था, आपने आर्म्स एंड द मैन पढ़ा है ना। तो ये आप अमेरिकन ड्रामा में पढ़ रहे हैं। तो आर्थर मिलर न्यूयॉर्क अमेरिका में पैदा हुआ था। व्हाट रिकॉर्ड डज एस्थर डिस्कवर इन द विक्ट्रोला ऑफ द रूम? तो ये एस्थर को कौन सा रिकॉर्ड मिलता है कमरे के विक्ट्रोला में? तो अ लाफिंग रिकॉर्ड उसको मिलता है। फिर है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्नीचर डीलर? तो फर्नीचर डीलर का नाम तो अभी आपने पढ़ाई अच्छे से डिटेल में पढ़ा, सोलोमन उसका नाम है, और मैंने कहा भी था कि आप इसको नोट कर लीजिए। फिर है व्हाट इज़ द एज ऑफ विक्टर इन द प्ले? इस नाटक में विक्टर की उम्र क्या है? तो विक्टर की जो उम्र है वो 50 साल है। फिर है विच ऑब्जेक्ट फ्रॉम चाइल्डहुड डज विक्टर ऑफर वॉल्टर? तो बचपन की कौन सी चीज़ ऑफर करता है विक्टर वॉल्टर को? वो ओर है, जो वहाँ तो नहीं आई, अभी हमने जो पढ़ा था समरी में तो नहीं आया, अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ड्रामा तो वहाँ आएगा। वॉट डज वॉल्टर फ्लंग एट हिज ब्रदर? तो क्या चीज़ है जो वॉल्टर अपने भाई के ऊपर फेंकता है बिफोर फाइनली लीविंग द अपार्टमेंट, यानी अंततः अपार्टमेंट से जाने से पहले। हिज मदर्स गाउन, तो जो माँ का गाउन था वो वॉल्टर अपने भाई के ऊपर फेंक देता है। हालांकि जो हमने समरी पढ़ी उसमें ये बात नहीं आई, लेकिन डिटेल में जब पढ़ेंगे ड्रामा तो ये बात आएगी उसमें। हाउ डज द प्ले एंड? ये जो नाटक है कैसे ख़त्म होता है, जब अंत में क्या हो रहा होता है? सोलोमन प्लेइंग द लाफिंग रिकॉर्ड। तो ये हालांकि हमारी समरी में तो नहीं आया, लेकिन वास्तव में ये जो नाटक ख़त्म होता है तो सोलोमन वो लाफिंग रिकॉर्ड को बजा रहा है और साथ में हंस रहा है, और यहाँ पर नाटक ख़त्म होता है। द प्ले हैज़ 2 एक्ट्स। तो इस नाटक में 2 एक्ट हैं, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, नोट करना है आपको। और आर्म्स एंड द मैन का आपको याद रखना है, वो 3 एक्ट प्ले था। फिर है द प्ले वॉज रिटन इन। ये नाटक कब लिखा गया था? 1967 में लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये प्रीमियर्ड यानी कि जो दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया, वो 1967 में नहीं, वो आपको अगले क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं कि इसका जो प्रीमियर हुआ और कहाँ पर हुआ, ब्रॉडवे में हुआ। ये दोनों चीज़ें आप नोट कीजिएगा, है ना। 1968 में इसका प्रीमियर हुआ और ब्रॉडवे में हुआ, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। द प्ले वॉज नॉमिनेटेड फॉर, इस नाटक को नॉमिनेट किया गया टोनी अवार्ड के लिए। ये जॉनी अवार्ड इस बुक में लिखा हुआ था, वो गलत है, टोनी अवार्ड के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं दूसरी बुक में से हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। जो ऊपर के 2 क्वेश्चन थे वो तो रिपीट हो रहे थे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के ही थे। अब ये तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि आर्थर मिलर का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थर मिलर का पूरा नाम आर्थर एशर मिलर है। इन विच ईयर वॉज मिलर ग्रेजुएटेड, यानी मिलर ने ग्रेजुएशन किया 1932 में। फिर है व्हाट वाज द नेम ऑफ मिलर्स फर्स्ट वाइफ। हाँ, मैं कह रही थी ना 3 शादियाँ की थी इसने, तो मिलर की पहली पत्नी का नाम मेरी ग्रेस स्लेटरी था, ये आपको याद रखना है। दूसरी पत्नी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था, कितनी खूबसूरत हीरोइन, उसका मतलब आंखों के सामने से जाता नहीं उसका चेहरा, बेहद खूबसूरत थी। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ मिलर्स, अरे सेकंड वाइफ, हाँ, तो सेकंड वाइफ का नाम मर्लिन मोनरो आए है।
व्हाट वॉज द नेम ऑफ मिलर्स थर्ड वाइफ? मिलर की तीसरी पत्नी का नाम क्या था? इंजबॉर्ग मोराथ। फिर है इन विच ईयर डिड मिलर पब्लिश हिज नावल फोकस? अच्छा, मिलर का जो नावल है फोकस वो कब पब्लिश हुआ? फेमस है काफ़ी ये नावल। ये 1945 में पब्लिश हुआ। फिर है व्हेन वाज ऑल माई सन्स प्रोड्यूस्ड? अच्छा, ये पता है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ऑल माई सन्स और डेथ ऑफ ए सेल्समैन ये प्रेस्क्राइब्ड हैं। ये द प्राइस तो अभी आया है सिलेबस में, इसलिए कहीं मिल ही नहीं रहा है। वरना ऑल माई सन्स आराम से मिल जाता है मार्केट में, और डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये भी आराम से मिल जाता है। तो ऑल माई सन्स कब प्रोड्यूस हुआ? 1947 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट प्ले ऑफ मिलर? और मिलर का पहला नाटक कौन सा है? नो विलन है। फिर है इन विच ईयर वॉज द प्राइस पब्लिश्ड? द प्राइस कब पब्लिश हुआ? 1938 में। अब ना हुआ होता तो आपके सिलेबस में ना होता और आप परेशान ना हो रहे होते, लेकिन क्या करें, चलो ऐसा हम नहीं सोच सकते ना। फिर है ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन इज़ अ फेमस वर्क ऑफ मिलर। भाई, ट्रेजेडी एंड द कॉमन मैन एक प्रसिद्ध रचना है मिलर की, लेकिन ये है क्या? ये ऐसे है। ये ड्रामा नहीं है, नॉवल नहीं है, ये एक निबंध है। देखो तो कितना ज़्यादा लिखा है। आर्थर मिलर ज़िंदगी भर लिखता ही रहा, इतने सारे ड्रामाज, नॉवेल्स, एसेज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विच अवार्ड वॉज गिवन टू ऑल माई सन्स? ऑल माई सन्स को कौन सा अवार्ड दिया गया था? न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स अवार्ड। विच द प्लेस ऑफ एक्शन इन द प्राइस? द प्राइस का जो प्लेस ऑफ एक्शन है वो न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन है, न्यूयॉर्क। नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन द प्ले द प्राइस? तो द प्राइस प्ले में जो पुलिस ऑफिसर है उसका नाम विक्टर फ्रांज है। ये तो आप अच्छे से जान गए होंगे, इतने डिटेल में हमने पढ़ा अभी। फिर है 16वां क्वेश्चन, नेम ऑफ विक्टर्स वाइफ? विक्टर की पत्नी का नाम एस्थर। और मैंने आपको उस जो दूसरा भाई है वॉल्टर, उसकी पत्नी का नाम भी मैंने नोट करने को कहा था, याद है कि नहीं? भूल गए? डोरोथी था, यहाँ तो पता नहीं कहीं पूछा गया होगा उसका नाम, लेकिन आप तो याद रखना। हाउ मैनी ईयर्स हैव पास्ड आफ्टर द डेथ ऑफ विक्टर्स फादर? तो विक्टर के पिता के बाद मरने के बाद कितने साल बीत गए हैं? और मैंने कहा था बच्चा नोट कर लेना, और देखो आ गया ना, 16 ईयर्स, 16 साल बीत गए। उसके बाद ये फर्नीचर बेचा जा रहा है, मकान को गिराया जा रहा है। फिर है इन विच सब्जेक्ट वॉज विक्टर इंटरेस्टेड? विक्टर किस विषय में इंटरेस्टेड था? साइंस में इंटरेस्टेड था, लेकिन बेचारे को पढ़ने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, नौकरी में जाना पड़ा। फिर है 19वां सवाल, क्या कह रहा है? हाउ मच अमाउंट वॉज सेंट बाय वॉल्टर पर मंथ टू हिज फादर? यानी हर महीने वॉल्टर अपने पिताजी को कितने पैसे भेजता था? $5। ये वॉल्टर तो नहीं होना चाहिए, विक्टर होना चाहिए। वॉल्टर कहाँ भेजता था, है ना? विक्टर ही तो भेजता था, तो $5 ये यहाँ पर विक्टर होना चाहिए। विच इज़ द फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विक्टर्स मदर? विक्टर की माँ का फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हार्प है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्नीचर डीलर कॉल्ड बाय विक्टर? ये तो ग्रेगरी सोलोमन इसका पूरा नाम, पिछले उसमें सोलोमन दिया हुआ था ना, तो ग्रेगरी सोलोमन नोट कर लीजिएगा, पूरा नाम उसका ग्रेगरी सोलोमन है। अच्छा देखो, ये सवाल भी आ गया, हाउ ओल्ड इज़ सोलोमन? यानी सोलोमन कितना बूढ़ा है? अब मैंने आपको कहा था कि ये कहीं 89 दिया हुआ है, अब यहाँ पर 50 ईयर्स, 90 ईयर्स, 30 ईयर्स और 75 ईयर्स ये दिए हुए हैं, तो यहाँ हम आराम से 90 ईयर्स लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने वहाँ समरी में पढ़ा भी था कि लगभग 90 साल का है। और एक कहीं और दूसरी बुक में मैंने पढ़ा था, वहाँ 89 ईयर्स दिया हुआ था, तो यहाँ 90 ईयर्स सही जवाब है। फिर फ्रॉम वेयर डिड विक्टर फाइंड सोलोमन्स नेम? अब सोलोमन का नाम विक्टर को कहाँ से मिला? फ़ोन बुक से मिला। हु वॉज गालागर एंड शियान? अब ये कौन लोग हैं भाई? सिंगर्स हैं, इन्हीं का तो रिकॉर्ड बजाया था उसने, तो ये सिंगर्स हैं। वेयर डिड सोलोमन सर्व इन हिज यंग एज? अपनी जवानी में सोलोमन ने कहाँ काम किया था? ब्रिटिश नेवी में काम किया था, तभी तो कह रहा था कि भैया मैंने ब्रिटिश नेवी में काम किया, तुम लोगों को धोखा थोड़ी दूंगा मैं। तो ब्रिटिश नेवी में काम किया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद होम सोलोमन्स वाइफ इज़ लिविंग?
सोलोमन की वाइफ किन के साथ रह रही है? बर्ड्स के साथ रह रही है। अब ये हमारी समरी में तो था नहीं भाई, ड्रामा पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन अभी तो आप यही याद कर लीजिए क्योंकि यही हमने आंसर ढूंढा है, आंसर दिया हुआ है था। हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड बाय सोलोमन फॉर द ओल्ड फर्नीचर? पुराने फर्नीचर का कितना पैसा ऑफर किया गया? तो वो $1100 है ना, यही सही जवाब है। एक साहब ने कहीं अपलोड किया है, एक ही अपलोड किया हुआ है किसी ने, तो वो उसमें $1000 लिख रखा है, तो उसने हालांकि पहले 1000 ही किया था, लेकिन 1000 का पहले तो यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। फिर उसने $1100 का ऑफ़र दिया था, तो $1100 ही सही जवाब होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ विक्टर सन? विक्टर के बेटे का नाम क्या है? अब विक्टर के बेटे का नाम उसमें दे नहीं रखा, चलिए मैं मार्क करती हूँ, अभी ये मैंने मार्क नहीं किया, चलिए मैंने ये मार्क कर दिया। विक्टर के बेटे का नाम रिचर्ड है। इन विच इंस्टीट्यूट इज़ विक्टर सन स्टडिंग? विक्टर का बेटा किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है? MIT में पढ़ रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉल्टर्स डॉटर? वॉल्टर की बेटी का नाम क्या है? वो जिया है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉल्टर्स वाइफ? वॉल्टर की पत्नी का नाम, ये तो मैंने आपको नोट कराया था और आपने नोट किया ही होगा कि उसकी पत्नी का नाम डोरोथी है। फिर है विच आर्टिकल इज़ ग्रैंडफादर्स वेडिंग प्रेजेंट? कौन सी चीज़ ग्रैंडफादर का शादी का तोहफा था? वो हार्प था। टू whom डज वॉल्टर वॉन्ट टू डोनेट द फर्नीचर? वॉल्टर किसको फर्नीचर डोनेट करना चाहता है? साल्वेशन आर्मी को डोनेट करना चाहता है, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मच मनी वॉज ओन्ड बाय द फादर ऑफ विक्टर एंड वॉल्टर? तो विक्टर और वॉल्टर के पिताजी के पास कितने पैसे थे? $4000 थे। हाउ मच मनी इज़ फाइनली गिवन बाय सोलोमन फॉर फर्नीचर? फाइनली अंततः सोलोमन कितने पैसे देता है फर्नीचर के? $1150 देता है, ये तो आपने नोट किया ही था, $50 उसको एक्स्ट्रा देता है। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये एक और जगह मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल गए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनमें भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इनमें से कुछ चीज़ें आ सकती हैं जो कि अभी इनमें नहीं आई थी। देखिए, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल इवेंट दैट मेड द फ्रांस फैमिली ब्रोक? यानी वो कौन सी ऐतिहासिक घटना थी जिसकी वजह से फ्रांस फैमिली टूट गई, बर्बाद हो गई। यानी ये फैमिली अच्छी खासी थी, पैसे वाली थी, चल रही थी, सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जिसकी वजह से ये परिवार थोड़ा मतलब पैसे की किल्लत आ गई इन लोगों के यहाँ, और तभी ऐसा हुआ कि बेचारे विक्टर को नौकरी करनी पड़ी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर। तो वो ऐतिहासिक घटना कौन सी थी? द हिस्टोरिकल इवेंट विच इज़ रेफर्ड टू इन द बैकग्राउंड, यानी वो ऐतिहासिक घटना जिसका रेफरेंस दिया गया है बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में, इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन रीज़न, वो मुख्य वजह रही थी बिहाइंड द फादर्स डिप्रेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ फ्रांस फैमिली। यानी पिताजी के डिप्रेशन की गई और जो फ्रांस फैमिली टूटी उसकी वजह थी द ग्रेट डिप्रेशन, यानी जो बड़ी मंदी आई थी, एंड द वॉल स्ट्रीट क्रैश, और वॉल स्ट्रीट एकदम क्रैश कर गया था, विच मेड देम बैंकरप्ट, और इसकी वजह से ये परिवार बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। अच्छा, ये जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ वो 1929 में हुआ था, ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना। 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, और ये उसी दौरान ये मंदी भी आई थी, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बर्बादी हो गई, मंदी की वजह से निराशा छा गई और ये लोग दिवालिया हो गए। फिर है व्हाट आर द प्रोफेशंस ऑफ द टू ब्रदर्स वॉल्टर एंड विक्टर? ये जो दोनों भाई हैं वॉल्टर और विक्टर, इनके प्रोफेशंस क्या हैं, व्यवसाय क्या हैं? द एल्डर ब्रदर, अच्छा बड़ा भाई वॉल्टर है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, छोटा भाई विक्टर है और बड़ा भाई वॉल्टर है। तो जो बड़ा भाई वॉल्टर है वो सक्सेसफुल डॉक्टर है ना, तभी तो बिजी रहता है, परेशान रहता है, जब भी विक्टर फ़ोन करता है तो नर्स उठाती है, डॉक्टर उठा ही नहीं पाता फ़ोन। वाइल द यंगर, जबकि जो छोटा भाई है विक्टर इज़ अ पुलिसमैन, छोटा भाई विक्टर पुलिस वाला है। वाई हैज़ विक्टर रिटर्न टू द ब्राउनस्टोन एटिक अपार्टमेंट? यानी विक्टर क्यों लौट कर आया है अपने ब्राउनस्टोन एटिक अपार्टमेंट में
ऑफ देयर चाइल्डहुड, जिसमें वो बचपन में रहे थे। विक्टर रिटर्न टू द अपार्टमेंट, विक्टर इस अपार्टमेंट में लौटा है टू सेल, बेचने के लिए, द रिमेनिंग फर्नीचर, बचा हुआ फर्नीचर, बिफोर द डेमोलिशन ऑफ द हाउस, इस मकान को ढहाने से पहले, इस मकान को ढहाना है, गिराना है, तो उससे पहले बचे हुए फर्नीचर को बेचने लौटा है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक हैज़ विक्टर वर्क, विक्टर ने काम किया है इन द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग में। विक्टर हैज़ वर्कड इन द पुलिस डिपार्टमेंट फॉर 28 ईयर्स, विक्टर ने पुलिस विभाग में 28 साल काम किया है। व्हाट इज सोलोमन्स इनिशियल प्राइस फॉर द फर्नीचर, सोलोमन की शुरुआती कीमत क्या है फर्नीचर की। सोलोमन ऑफर्स एन इनिशियल प्राइस ऑफ $1100 फॉर द फर्नीचर, तो शुरुआत में सोलोमन $1100 देता है फर्नीचर के। हाउ डज वॉल्टर प्लान टू गेट मोर मनी फॉर द फर्नीचर, वॉल्टर कैसे प्लान करता है कि इस फर्नीचर का और ज़्यादा पैसा ले लिया जाए। वॉल्टर सजेस्ट दैट आफ्टर सोलोमन अप्रेजेस द फर्नीचर, यहाँ एस और आना चाहिए, द एट अ हाई सम विच दे डोनेट it to the Salvation Army, and then Walter would list it as a charitable contribution on his tax return and split his savings with his brother। तो जैसा कि अभी समरी में आपने देखा ही था कि भाई सोलोमन से एक आकलन करवा लेंगे, एस्टिमेट लगवा लेंगे कि ये फर्नीचर कितने का है, ऊंचे दामों पर लगवा लेंगे, $25,000 का इससे एस्टीमेट लगवा लेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर उसको साल्वेशन आर्मी को डोनेट कर देंगे, उस टैक्स में रिबेट मिल जाएगा 12,000 का, और 12,000 में से दोनों भाई 6,000 बांट लेंगे। तो ये उसका प्लान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड विक्टर एक्चुअली वांट फ्रॉम हिज ब्रदर इन द कोर्स ऑफ द प्ले, यानी विक्टर वास्तव में क्या चाहता है अपने भाई से इस पूरे नाटक में। तो विक्टर वांटेड हिज ब्रदर टू अपोलोजाइज हिम, कि विक्टर ये चाहता है कि भाई उससे माफ़ी मांगे फॉर हिज रिफ्यूज़ल टू हेल्प हिम, कि उसने इनकार कर दिया था उसकी मदद करने से इन लुकिंग आफ्टर देयर फादर, अपने पिताजी की देखभाल करने में। विक्टर ने अकेले देखभाल की है पिताजी की और वॉल्टर ने की नहीं है, तो विक्टर ये चाहता है कि वॉल्टर उससे इस बात के लिए माफ़ी मांगे। हाउ मच मनी हैड देयर फादर सेव्ड एंड इन्वेस्टेड, उनके पिताजी ने कितना पैसा बचाया था और इन्वेस्ट किया था, ये आप पढ़ ही चुके हैं कि ये $4,000 थे उनके पिताजी के पास जो उन्होंने बचाए थे और उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। देयर फादर ऑलरेडी हैड अ सम ऑफ 4,000 विच ही आस्क्ड वॉल्टर टू इन्वेस्ट फॉर हिम, यानी $4,000 थे जो वॉल्टर से उन्होंने कहा था कि भाई इन्वेस्ट कर देना मेरे लिए। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग विक्टर, बजाय विक्टर की मदद करने के, पिताजी ने मतलब विक्टर की मदद नहीं की, वो $4,000 विक्टर को दे देते तो उसकी मदद हो जाती। और लेटिंग वॉल्टर हेल्प हिज यंगर ब्रदर, और इस चक्कर में वॉल्टर ने भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं की कि भाई पिताजी के पास पैसे हैं ही और पिताजी इसके साथ रह रहे हैं तो पिताजी मदद कर ही देंगे, तो वॉल्टर ने भी मदद नहीं की और पिताजी ने तो अपने पैसे इन्वेस्ट करवा दिए। तो क्या है कि बेचारा विक्टर मारा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट्स इन द प्ले, इस नाटक में इन पेरेंट्स के बीच, माता पिता के बीच रिलेशन कैसा था। वाइल विक्टर रिमेंबर्स द रिलेशनशिप बिटवीन हिज पेरेंट्स बीइंग कॉर्डियल, अब विक्टर को तो ये याद है कि उसके माता पिता के बीच का रिश्ता अच्छा था, कॉर्डियल था, प्यार भरा था। वॉल्टर रिवील्स, वॉल्टर खोलता है द ट्रुथ, सच्चाई, दैट हिज मदर हैड थ्रोन अप हर हस्बैंड, कि उसकी माँ ने उसके अपने पति को यानी कि इन दोनों के बाप को छोड़ दिया था, एंड लेफ्ट हिम व्हेन ही अनाउंस्ड हिज बैंकरप्सी, और जब उन्होंने ये बताया कि भाई वो दिवालिया हो गए हैं तो उनको छोड़ दिया था। अच्छा, यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है, पैसे को लेकर शादियाँ होती हैं और जैसे ही पैसा ख़त्म शादी ख़त्म, तो ऐसा वॉल्टर बताता है। ये चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, थोड़े से बड़े हैं इनके आंसर, लेकिन ये भी शॉर्ट आंसर टाइप में ही आते हैं, लॉन्ग आंसर तो और भी बड़ा होता है। देखते हैं, लॉन्ग आंसर भी अपलोड कर देंगे। तो शॉर्ट आंसर में देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एस्थर फ्रांस,
तो एस्थर फ्रांस से आप परिचित ही हैं, विक्टर की बीवी है, तो उसके बारे में उसका कैरेक्टर आप देख ही चुके हैं किस तरीके की है। एस्थर फ्रांस इज़ द वाइफ ऑफ विक्टर द यंगर फ्रांस ब्रदर, जो छोटा फ्रांस भाई है उसकी विक्टर की बीवी है वो। शी ऑलवेज एक्सप्रेसेस डिससेटिस्फैक्शन विद हर लाइफ, वो हमेशा अपने जीवन से डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतुष्टि अभिव्यक्त करती है। फीलिंग वो महसूस करती है ट्रैप्ड, कि वो जाल में फंस गई है, बाय द मीडियोक्रिटी, यानी मध्यम जो जीवन है उसमें, यानी ना तो ये बहुत गरीब हैं ना बहुत अमीर हैं, तो वो मीडियोक्रिटी कहलाती है, तो ऐसे जाल में फंस गई है। शी लुक्स डाउन ऑन हर हस्बैंड्स जॉब, और वो अपने पति की जॉब से नफरत करती है, मतलब उसको घृणित तरीके से देखती है, नफरत करती है। एंड हेट्स टू गो आउट विद हिम, और उसको बड़ी नफरत है उसके साथ जाने से, इन हिज वर्क क्लॉथ्स, जब वो अपने पुलिस वाले वर्क क्लॉथ्स पहने होता है, पुलिस वाले कपड़े पहने होता है। शी लॉन्ग्स फॉर मनी, उसकी इच्छा है कि उनके पास पैसा हो। एंड इन फ्रस्ट्रेशन, और निराशा में, हैज़ रिसेंटली टेकन टू ड्रिंक, अभी अभी पीने भी लगी है। देयर सन रिचार्ड हैज़ लेफ्ट होम, उनके बेटे रिचार्ड ने घर छोड़ दिया है, फॉर कॉलेज जाने के लिए। एंड शी फील्स एट हर विट्स एंड, और वो बड़ी परेशान है। एस्थर इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय ईच ऑफ द मैन इन द प्ले, एस्थर की तारीफ की जाती है सभी पुरुषों के द्वारा इस नाटक में। एज शी वियर्स अ न्यू एंड फ्लैटरिंग सूट which indicates her ability to look stunning even on a budget, as she has a good taste। तो क्या है कि वो एक नया सूट उसने पहना है और जिसकी वजह से सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और इससे जाहिर होता है, विच इंडिकेट्स, इससे जाहिर होता है हर एबिलिटी, कि उसके अंदर एबिलिटी है, ताकत है, टू लुक स्टनिंग, यानी खूबसूरत दिखने की, इवन ऑन अ बजट, यानी बजट का मतलब कम दामों में भी। एज शी हैज़ अ गुड टेस्ट, जैसा कि उसका टेस्ट अच्छा है। एट द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में, शी टेल्स हर हस्बैंड, वो अपने पति से कहती है, नॉट टू चेंज हिज सूट फ्रॉम हिज यूनिफॉर्म, इंडिकेटिंग दैट शी हैज़ फाइनली एक्सेप्टेड हर हस्बैंड एंड हिज जॉब, कि वो उस अपनी यूनिफॉर्म बदल के सूट ना पहने, और इससे ये जाहिर होता है कि अंततः उसने अपने पति के जॉब को और अपने पति को स्वीकार कर लिया है, यानी जैसा वो है वैसा ही उसको स्वीकार कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर फ्रांस। मिस्टर फ्रांस का कैरेक्टर, यानी मिस्टर फ्रांस मतलब कि जो पिताजी हैं इन लोगों के, जो कि नाटक में तो है नहीं, वो तो मर चुके हैं। मिस्टर फ्रांस द फादर ऑफ विक्टर एंड वॉल्टर, विक्टर और वॉल्टर के पिताजी मिस्टर फ्रांस वॉज अ रिच बिजनेसमैन, वो एक धनी व्यापारी थे। बिफोर द वॉल स्ट्रीट क्रैश बैंकरप्टेड देम, इससे पहले कि वॉल स्ट्रीट क्रैश ने उनको दिवालिया किया। विद इन 5 वीक्स, 5 सप्ताह के अंदर, ही हैड लॉस्ट नियरली एवरीथिंग, लगभग उनका सब कुछ चला गया। बट वॉज अलाउड टू लिव अ सिंगल फ्लोर ऑफ हिज फैमिली होम बाय रिलेटिव्स हु वर मोर फॉर्चुनेट दैन हिम, लेकिन उनको इजाज़त दी गई एक सिंगल फ्लोर पर रहने की अपने फैमिली वाले घर में, उनके रिश्तेदारों के द्वारा जो कि उनसे बेहतर स्थिति में थे। सून आफ्टर द डाउनफॉल, यानी इस बर्बादी के बाद, हिज वाइफ डाइड, उनकी पत्नी मर गई। एंड ही सीम टू लूज ऑल द विल टू डू एनीथिंग, और ऐसा लगता था कि उनके अंदर की जो चाहत है कुछ भी करने की वो भी ख़त्म हो गई। ही वुड सिट, वो बैठ जाया करते थे, इन हिज आर्म चेयर, अपनी आराम कुर्सी में, लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो सुनते रहते थे। दो अकेजनली, हालांकि कभी कभी, ही वुड ऑल्सो डू सम मीनियल जॉब, वो कुछ छोटा मोटा काम भी करते थे, फॉर द मनी, पैसा कमाने के लिए। ऑल्दो ही हैड $4,000, हालांकि उनके पास $4,000 थे। ही मेड वॉल्टर इन्वेस्ट द मनी फॉर हिम, उन्होंने वॉल्टर से कहा कि वो उनके लिए पैसा इन्वेस्ट कर दे। एंड नॉट लेट विक्टर नो, और विक्टर को पता ना चलने दे। whom द फादर ट्रिक्ड इनटू लुकिंग आफ्टर हिम, जिसको कि चालाकी से पिताजी ने अपनी देखभाल के लिए रख लिया था। When विक्टर आस्क्ड हिज फादर फॉर मनी, जब विक्टर ने अपने पिताजी से पैसे मांगे, टू कंप्लीट हिज डिग्री, अपनी डिग्री
पूरी करने के लिए हिज फादर रिफ्यूज, तो उसके पिताजी ने इनकार कर दिया। एंड विक्टर हैड टू क्विट हिज स्टडीज, और विक्टर को अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी। एंड टेक अ जॉब, और उसको नौकरी करनी पड़ी। टू सस्टेन देम बोथ, अपने दोनों को यानी बाप बेटों को संभालने के लिए, खुद को और अपने पिताजी को। हिज मैरिज वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी, उसकी शादी भी कोई ज़्यादा खुशगवार तो थी नहीं। एज हिज वाइफ कंप्लेंड, जैसा कि उसकी पत्नी शिकायत करती रहती थी, दैट शी हैड लॉस्ट अ म्यूज़िकल कैरियर, कि उसका अच्छा खासा म्यूज़िकल कैरियर ख़त्म हो गया बाय मैरी हिम, उससे शादी करके। अब बीवियां तो हमेशा ही शिकायत करती हैं, आपने किसी भी बीवी को शायद ही देखा हो, मुश्किल से ही कई बीवियां होती हैं जो कि अपनी शादी में खुश होती हैं। हमेशा शिकायत उनके पति से, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम ये हो वो हो, तो वो करती रहती हैं। अब इसकी बीवी भी हमेशा शिकायत करती रहती है कि मेरा कैरियर चौपट हो गया तुमसे शादी करके, और मैं कहाँ फंस गई, मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी। ऐसे ही करती ना बीवियाँ, तो वैसे ही वो भी करती है। ऑल्दो ही इज़ लॉन्ग डेड व्हेन द प्ले स्टार्ट्स, हालांकि वो पहले ही मर चुके हैं, यानी ये जो मिस्टर फ्रांस हैं, दोनों के पिताजी पहले ही मर चुके हैं, जब ये नाटक शुरू होता है उससे पहले ही मर चुके हैं। द चेयर एट द सेंटर स्टेज रिप्रेजेंट्स हिज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस, लेकिन जो चेयर है एट द सेंटर, यानी बिल्कुल बीच में, स्टेज के बीच में रखी हुई है जो कुर्सी, वो पिताजी की कुर्सी है, तो उससे वो लगातार उपस्थित रहते हैं। एंड इन्फ्लुएंस ओवर द फैमिली इन द प्रेजेंट, और वर्तमान में भी परिवार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ विक्टर फ्रांस, व्हाट इज़ हिज रोल इन द प्ले, यानी विक्टर फ्रांस कौन है और इस नाटक में उसकी भूमिका क्या है। विक्टर फ्रांस इज़ द यंगेस्ट सन, यंगेस्ट तो नहीं, यंगर आना चाहिए था यहाँ, क्योंकि दो ही तो बेटे हैं ना, दो से ज़्यादा होते तो यंगेस्ट आता है, दो में तो यंगर आएगा। तो विक्टर फ्रांस छोटा वाला बेटा है ऑफ द फैमिली, परिवार का। बॉर्न इनटू अ रिच फैमिली, जो कि एक धनी परिवार में पैदा हुआ है। Victor's memories of his life were of the fancy French gauntlets that his mother had bought him for her fur travel rug, and the family chauffeur, and his mother's disdain towards her husband. तो विक्टर की जो यादें हैं अपने बचपन की, वो कुछ फ्रांस की चीज़ें, गॉन्टलेट्स हैं, वो क्या होते हैं कि लोहे के दस्ताने होते हैं ना, ग्लव्स ऑफ स्टील, तो कुछ फ्रांसीसी गॉन्टलेट्स हैं दैट हिज मदर हैड बॉट हिम, जो उसकी माँ ने उसके लिए ख़रीदे थे। हर फर ट्रेवल बैग, ट्रेवल रग, उनका फर का बना हुआ जो यात्रा करने वाला सामान था, मतलब ड्रेस थी। एंड द फैमिली चौफियर, और जो परिवार का चौफियर वैसे ड्राइवर को भी बोलते हैं और गाड़ी को भी बोलते हैं, गाड़ी और गाड़ीवान, तो उनके परिवार की गाड़ी थी। एंड हिज मदर्स डिसडेन टुवर्ड्स हर हस्बैंड, और उनकी माँ की नफ़रत थी अपने पति के प्रति। ये सब यादें थी उनकी। हिज मदर डाइड शॉर्टली देयर आफ्टर, उनकी माँ की मौत तो बाद में जल्दी ही हो गई थी। एंड नाउ डेज ही कुड स्केर्सली रिमेंबर हर फेस, और आजकल मुश्किल से ही उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता था। इवन दो ही वॉज हर फेवरेट, हालांकि वो उनके फेवरेट थे। छोटा बेटा अक्सर माँ का फेवरेट होता है। तो यंगर देन वॉल्टर, क्योंकि वो वॉल्टर से छोटा है। विक्टर शोड मोर प्रॉमिस, विक्टर ने ज़्यादा प्रॉमिस दिखाया एट स्कूल, स्कूल में, मतलब कि वो ज़्यादा होशियार था। और अक्सर आपने देखा होगा कि छोटा वाला जो बच्चा होता है ज़्यादा शार्प होता है, ज़्यादा होशियार होता है, पढ़ने में ज़्यादा तेज होता है, अक्सर देखा है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस मैंने देखे हैं उसमें छोटा वाला बेटा या बच्चा जो भी है, चाहे लड़की हो लड़का, वो ज़्यादा होशियार होता है। तो यही यहाँ भी था कि विक्टर बहुत होशियार था स्कूल में, एंड प्लान टू बिकम अ डॉक्टर एज हिज ब्रदर डिड, और वो भी अपने भाई की तरह डॉक्टर बनना चाहता था। बट लेकिन विद डिप्रेशन की वजह से ही लॉस द फाइनेंसिंग टू फिनिश हिज डिग्रीज, मतलब डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे जो मंदी आई थी, उसकी वजह से उसको पैसा नहीं मिला अपनी डिग्री पूरा करने के लिए। हिज फादर टोल्ड हिम टू आस्क हिज ब्रदर फॉर द $500, उसके पिताजी ने उससे कहा कि भई अपने भाई से मांग लो $500, नीडेड टू कंप्लीट हिज डिग्री, जो कि उसे अपनी डिग्री पूरा करने के लिए ज़रूरत थी। बट हिज ब्रदर हैड रिफ्यूज, लेकिन भाई ने दिए ही नहीं वो 500 रुपये, इनकार कर दिया। नोइंग दैट हिज फादर हैड $400 स्टेश्ड अवे क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसके पता था कि
400 नहीं 4000 यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिताजी के पास पहले ही वही $4000 हैं, उन्होंने तो पहले ही बचा के रखे हुए हैं, तो मैं क्यों दूँ 500 रुपये। वो नहीं दिए, अब बेचारे भाई की पढ़ाई छूट गई। दे ही देता क्या है यार 500 रुपये। अबाउट टू बी 50 यानी 50 का होने वाला है, विक्टर इज रीअसेसिंग हिज लाइफ। अरे भाई खांसी आ गई। विक्टर अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, फिर से सोच रहा है कि भाई ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया। अक्सर हम बूढ़े लोग जब बैठते हैं ना शांत, तो सोचते हैं कि भाई इतनी ज़िंदगी निकल गई, बचपन में इतनी पढ़ाई की, मेहनत की, ये किया वो किया, क्या खोया क्या पाया। तो ऐसा अक्सर हम बूढ़े लोगों की आदत होती है। तो वही विक्टर अब 50 के लगभग है, तो वो सोच रहा है कि ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया, एंड फील्स अनसर्टेन, और बड़ा अनिश्चित सा महसूस करता है ऑफ हिज अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों के बारे में। हिज वाइफ्स न्यू हैबिट्स, और उसकी पत्नी की जो नई आदतें हैं, ऑफ नैगिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब झगड़ने की, पीने की, एनॉयज हिम, इससे उसे गुस्सा आता है। हिज इनर टेंशन इज रिफ्लेक्टेड, उसकी अंदर की जो टेंशन है वो दिखाई देती है इन हिज हैबिट, उसकी आदत में, ऑफ ग्राइंडिंग हिज टीथ इन हिज स्लीप, कि वो नींद में अपने दांत किटकिटाता है। ही इज़ अनसर्टेन, वो अनिश्चित है, एज टू हाउ ही केम टू बी इन द पोजिशन, कि वो इस स्थिति में कैसे आया। नेवर सीइंग हिमसेल्फ एज अ पुलिसमैन फॉर 28 ईयर्स, मतलब कभी भी उसने अपने आप को एक पुलिसमैन के रूप में इन 28 सालों में नहीं देखा। ही डिसलाइक्स हिज जॉब, उसको अपनी नौकरी पसंद नहीं है, एंड इज़ वेटिंग फॉर हिज रिटायरमेंट, और अपने रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहा है। हिज अर्ली प्रोमिस इन साइंस इज़ नथिंग बट अ ड्रीम, शुरुआत में जो उसकी प्रोमिस का मतलब यहाँ वादा नहीं होता है ना, जैसे ऊपर भी आया था कि प्रोमिस का मतलब होता है होनहार, मतलब पॉसिबिलिटी, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो जो उसका होनहार था, वो पॉसिबिलिटीज़ थी, साइंस उसको अच्छी लगती थी पढ़ने में, और वो अच्छा कर सकता था, तो वो सिर्फ एक सपना बन के रह गया, नथिंग बट अ ड्रीम। एज ही सेज टू वॉल्टर, जैसा कि वो वॉल्टर से कहता है, दैट हाई स्कूल स्टूडेंट्स नो मोर अबाउट साइंस दैन ही, कि हाई स्कूल के बच्चे भी साइंस में उससे ज़्यादा जानते हैं। ही नोज़ दैट ही हैज़ नो क्रेडेंशियल्स फॉर द जॉब, वो जानता है कि वो जॉब के लिए कोई उसके पास खासी योग्यता नहीं है। दैट वॉल्टर हैज़ सजेस्टेड इन द हॉस्पिटल, जो कि वॉल्टर ने हॉस्पिटल में काम करने के लिए उसको सजेस्ट किया है कि भाई मेरा हॉस्पिटल आगे संभाल लेना। एंड ही सीज इट एज अ चैरिटी, और वो इसको एक दया के रूप में देखता है कि मेरा भाई मुझ पर तरस खा के मुझे ये जॉब दे रहा है, तो मेरे अंदर योग्यता तो है नहीं। ही नेवर बार्गेन्स विद सोलोमन, वो सोलोमन से बार्गेन नहीं करता। एंड जस्ट एक्सेप्ट्स, और केवल स्वीकार कर लेता है व्हाट इज़ गिवन टू हिम, जो उसको दिया जाता है। इंडिकेटिंग अ की डिफरेंस बिटवीन हिम एंड वॉल्टर, और इससे जाहिर होता है अंतर उसके और उसके भाई के बीच में। फिर है थ्रो लाइट, हालांकि जब हम पढ़ रहे थे इसको समरी को, तो वहाँ पे उसने कहा था कि मैं बार्गेन करूँगा, सौदेबाजी करूँगा, लेकिन वो करता नहीं है। फिर है थ्रो लाइट ऑन द करेक्टर ऑफ वॉल्टर फ्रांस, यानी अब ज़रा बड़े भाई के करेक्टर पर थोड़ी लाइट डालिए, रोशनी डालिए। वॉल्टर फ्रांस, द एल्डर सन ऑफ द फैमिली, वॉल्टर हैज़ फोकस्ड ऑन हिमसेल्फ फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, तो ज़्यादातर जीवन में, ज़िंदगी में उसने अपने ऊपर ही ध्यान दिया है। इन मेडिकल कॉलेज ही रिफ्यूज टू बी हेल्ड बैक बाय द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली एंड कम्प्लीटेड हिज स्टडीज़, तो जब वो मेडिकल की पढ़ाई करने चला गया और परिवार में पैसे की कमी आई, तो भी उसने अपने आप को रोका नहीं, बल्कि अपनी स्टडी उसने पूरी की। और वर्किंग एज अ सर्जन, एक सर्जन के रूप में काम करते हुए, ही सेंट होम $5, वो $5 भेजता था टुवर्ड्स हिज फैमिली, अपने भाई अपने परिवार को। एंड रिफ्यूज विक्टर द, अच्छा जो हम उधर सोच रहे थे ना कि $5 भेजता था, $5 ये यही भेजता था भाई वॉल्टर। हमने कहाँ गलत निशान लगा दिया कहीं, है ना। मुझे लगता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में था, कहाँ था बच्चों, आपको तो याद होगा, तो वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। हालांकि मुझे लग रहा था कि पैसे तो वो भेजता था, विक्टर भेजता। एक तो जब तक हम ड्रामा पढ़ नहीं लेंगे ना, तब तक ये डाउट्स चलते ही रहेंगे हमें। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि उसने
विक्टर द $500 नीडेड टू कंप्लीट हिज स्टडीज़। तो उसने, लेकिन भाई ने $500 मांगे तो वो नहीं दिए, $500 नहीं दिए, $5 भेजता था वो, बिकॉज ही न्यू दैट देयर फादर हैड फंड्स ऑफ हिज ओन, क्योंकि वो ये जानता था कि उसके पिताजी के पास पैसा है। नॉट हैविंग स्पोकन टू हिज ब्रदर इन 16 ईयर्स, अब वो इन 16 सालों में अपने भाई से तो बात की नहीं थी। वॉल्टर हैड लेड अ सक्सेसफुल लाइफ वाइल हिज ब्रदर हैड लिव्ड इन रिलेटिव पॉवर्टी, और वो तो अपना मस्ती का सक्सेसफुल सफल जीवन जीता रहा, जबकि उसके भाई बड़े गरीबी में रहा। वॉल्टर बिकेम वेरी वेल्दी बट ऑल्सो ruined हिज रिलेशनशिप विद हिज 3 चिल्ड्रन। अब वॉल्टर धनवान तो हो गया, लेकिन अपने तीनों बच्चों से उसका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। भाई 3 बच्चे थे उसके, ये भी लिख लीजिएगा आप, क्योंकि अभी तक तो इसमें आया नहीं था। एंड वाइफ और बीवी से भी संबंध खराब थे उसके। एंड हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, और उसका नर्वस सिस्टम भी ब्रेकडाउन हो गया था, मतलब कि पागल हो गया था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। एज अ सर्जन, एक सर्जन के रूप में, अ सेट ऑफ रिस्की डिसीजंस, एक मतलब रिस्की डिसीजन उसने लिए थे, ख़तरनाक निर्णय उसने लिए थे, लेड टू द डेथ ऑफ सम ऑफ हिज पेशेंट्स। तो इसकी वजह से उसके कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हो गई थी, विच लेड हिम टू लूज कॉन्फिडेंस इन हिज ओन एबिलिटी एज अ सर्जन, और इसकी वजह से वो अपनी जो एबिलिटी थी, जो क्षमता थी एक सर्जन के रूप में, उसमें उसका कॉन्फिडेंस भी चला गया था। ही इज़ ट्राइंग टू री एवेल्यूएट हिज लाइफ, वो कोशिश कर रहा है कि अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने की, एंड मेंड हिज रिलेशंस, और अपने रिश्ते सुधारने की विद हिज फैमिली, अपने परिवार से। ही ऑफर्स विक्टर द ओनली थिंग्स दैट ही अंडरस्टैंड्स, वो विक्टर को वही चीज़ें ऑफर करता है जो वो समझता है, मनी एंड कंफर्टेबल जॉब, पैसे और आरामदायक नौकरी, विच आउट ऑफ प्राइड विक्टर रिफ्यूजेस, जो कि अपने घमंड की वजह से विक्टर इनकार कर देता है। वॉल्टर टेल्स विक्टर, वॉल्टर विक्टर को बताता है दैट ही हैड ऑलवेज प्लान टू परस्यू हिज स्टडीज़ एंड एम्बिशंस, कि उसने हमेशा प्लान किया था अपनी स्टडीज़ को, अपनी पढ़ाई को जारी रखने का, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का। नो मैटर वॉट, एंड हैड एडवाइस, नो मैटर वॉट मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, जो सोच लिया, जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी करना है, ये उसने डिसाइड किया था। एंड हैड एडवाइज विक्टर, और विक्टर को भी उसने एक सलाह दी थी, टू डू द सेम, ऐसा ही करने की। एंड नॉट लेट हिज फादर ड्रैग हिम डाउन, और पिताजी के अनुसार न चलने की। ड्रैग माने खींचना, हिम डाउन नीचे, यानी पिताजी ने उसे जो टांग पकड़ के नीचे खींचा, वैसा पिताजी को ना करने दे, इसकी सलाह उसने दी थी अपने भाई को। ही फील्स, वो महसूस करता है, दैट देयर फादर एक्सप्लॉयटेड विक्टर, कि उनके पिताजी ने विक्टर का शोषण किया। एंड पॉइंट्स आउट टू हिम, और उसको ये दिखाता है, दैट हिज फादर वॉज नॉट सिक, कि उसके पिताजी बीमार नहीं थे, एंड कुड हैव वर्कड और इवन गॉन ऑन वेलफेयर, एंड दैट ही वुड हैव सर्वाइव्ड एज मैनी अदर्स, के पिताजी बीमार तो थे नहीं, वो काम कर सकते थे, या फिर गॉन ऑन वेलफेयर का मतलब जैसे बुज़ुर्गों के लिए संस्थाएं होती ना, वृद्धाश्रम होते हैं, वहाँ जा सकते थे और आराम से सरवाइव कर सकते थे, जैसे बाकी और बुज़ुर्ग लोग सरवाइव करते हैं। विक्टर डिसएग्रीज, विक्टर असहमत होता है, बिकॉज क्योंकि ही व्यूज़ लाइफ, वो जीवन को देखता है डिफरेंटली, अलग तरीके से, फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से। एंड रिप्लाइज, और जवाब देता है, दैट फॉर हिम, कि उसके लिए द ह्यूमन कॉस्ट इज़ नॉट इज़ वर्थ मोर, कि जो इंसान है उसकी कीमत ज़्यादा है। विक्टर न्यू, विक्टर जानता था, दैट देयर फादर हैड मनी, कि उनके पिताजी के पास पैसे थे, बट ही ऑल्सो न्यू, लेकिन वो ये भी जानता था, दैट इट मेंट समथिंग, कि इसका कुछ मतलब था, टू हैव हिज सन स्टैंड बिसाइड हिम, कि उनका बेटा उनके पास खड़ा रहे, इन अ वे, एक तरीके से, दैट द रेस्ट ऑफ द फैमिली डिड नॉट, जिस तरीके से बाकी का परिवार उनके साथ नहीं खड़ा रहा। वॉल्टर इन हिज सेल्फ इम्पोज सॉलिटरी एग्जिस्टेंस, वॉल्टर अपना जो कि उसने खुद सेल्फ इम्पोज खुद पर थोपा था, सॉलिटरी माने एकाकी, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव, वो इस पर्सपेक्टिव को, इस पहलू को नहीं समझ सकता था, क्योंकि उसने तो ऐसा किया नहीं, तो कैसे समझ पाएगा, जिसने जो किया वो ही तो समझ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो ज़्यादातर क्वेश्चंस एक तरीके से कैरेक्टर पर ही हैं, कैरेक्टर स्केच पर ही हैं।
अब अगला क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द पार्ट प्लेड बाय ग्रेगरी सोलोमन। तो जो ग्रेगरी सोलोमन है उसका पार्ट, उसने क्या भूमिका निभाई है उस पर ज़रा रोशनी डालिए। द एल्डरली ज्यूइश फर्नीचर डीलर, ये जो बूढ़ा यहूदी फर्नीचर विक्रेता है या फर्नीचर का व्यापारी है, हु विक्टर कॉल्स टू अप्रेज हिज फैमिली फंड इनहेरिटेंस, जिसको कि विक्टर बुलाता है मूल्यांकन करने के लिए अपने पारिवारिक जो विरासत है। लेफ्ट रशिया, उसने रशिया छोड़ा 65 ईयर्स है वो, 65 साल पहले, व्हेन ही वॉज 24, जब वो 24 साल का था, है ना। ही इज़ 89। अब देखो आ गई ना वही बात मैं आपसे कह रही थी कि वो 89 ईयर्स का है। एंड हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, और उसने ज़िंदगी में हर चीज़ खो दी, बट स्टिल फाउंड द एनर्जी टू बिगिन अगेन, लेकिन फिर भी उसके अंदर एनर्जी है जीवन की शुरुआत फिर से करने की। हिज क्लोथिंग माइट बी फ्रेड, उसके जो कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त हैं, बट शो द लाइटेस्ट स्पिरिट एंड ही क्लियरली हैज़ द एबिलिटी टू मूव ऑन, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो हल्की फुल्की है, मतलब हैवी नहीं है उसकी लाइफ, उसकी भावनाएं, उसकी आत्मा, बल्कि उसके अंदर एबिलिटी है, क्षमता है, काबिलियत है टू मूव ऑन, माने आगे बढ़ने की। हिज कॉन्स्टेंट एपिटाइट इलस्ट्रेट्स हिज एपिटाइट फॉर लाइफ, उसे जो लगातार भूख लगती रहती है उससे जाहिर होता है कि वो ज़िंदगी के लिए भूखा है, उसके अंदर जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। ही हैज़ लिव्ड इन 6 डिफरेंट कंट्रीज़, वो 6 अलग अलग देशों में रहा है। एंड हैज़ बीन मैरिड 4 टाइम्स, और 4 बार उसने शादियाँ की हैं। भैया नोट करने वाली बात है ये तो। सोलोमन प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ इन द प्ले, सोलोमन इस नाटक में कॉमिक रिलीफ हमको देता है, यानी थोड़ा सा हंसी का मौका देता है। बट हिज रोल इज़ फार मोर लेयर्ड, लेकिन उसकी जो भूमिका है उसमें कई परतें हैं। ही ऑल्सो प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनल कंटेंटमेंट विद हिज जॉब, यानी वो ये भी दिखाता है कि अपने काम से कैसे प्रोफेशनली कंटेंट मतलब संतुष्ट रहा जाए, सेटिस्फाइड रहा जाए। एंड अ मैन एट ईज विद हिज लाइफ, और वो ये भी दिखाता है कि एक आदमी कैसे अपने ज़िंदगी को आसानी से जीता है। हिज एज बिट्रेज अ विजडम, उसकी जो उम्र है वो एक विजडम दिखाती है, बुद्धिमानी दिखाती है। विच वी सी इन हिज रिएक्शंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हम उसकी प्रतिक्रियाओं में और उसके तर्कों में देखते हैं। हिज डॉटर हैड कमिटेड सुसाइड, उसकी बेटी ने आत्महत्या की थी। एंड दिस हॉन्ट्स हिम, और ये बात उसको खाई जाती है, मतलब बार बार उसके दिमाग में ये बात आती है। बट ही नोज एनफ टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो काफ़ी जानता है ये समझने के लिए दैट इवन इफ़ ही कुड टॉक टू हर अगेन, कि अगर वो फिर से उससे बात कर भी पाता, ही कुड नॉट चेंज एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बदल पाता, यानी जो जो होना है वो होना है। अनलाइक वॉल्टर और विक्टर हु स्टिल रिमेन वेरी, वॉल्टर और विक्टर के विपरीत जो अभी भी परेशान है, ही इज़ विलिंग टू स्टार्ट अ न्यू, वो राज़ी है, वो तैयार है नई शुरुआत करने के लिए। एंड टेक अ रिस्क, और ख़तरा लेने के लिए। बिकॉज ही हैज़ डन दिस बिफोर, क्योंकि उसने ऐसा पहले भी किया है। एज ही सिट्स ऑन द फादर्स चेयर, जब वो पिताजी की कुर्सी पर बैठा है, ही टेक्स ऑन फादर्स रोल, तो ऐसा लगता है कि उसने पिताजी की भूमिका निभा ली हो, अपना ली हो। बेटर देन द फादर हिमसेल्फ, पिताजी से भी बेहतर तरीके से। फिर है डिस्कस द सेटिंग ऑफ द प्ले, इस नाटक की सेटिंग को डिस्कस कीजिए। मिलर हैज़ सिम्बॉलिकली रिटर्न, मिलर प्रतीकात्मक रूप से लौटता है टाइम एंड अगेन, बार बार, टू द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायल एमंगस्ट हिज कैरेक्टर्स, यानी ये जो एलिमेंट है, जो तत्व है ट्रायल का, यानी परखने का, एमंग हिज कैरेक्टर्स, अपने पात्रों के बीच। सोलोमन द वाइज मैन बिकम्स द जज, सोलोमन, अच्छा वैसे भी एक कैरेक्टर है, एक लीजेंडरी कैरेक्टर है, पौराणिक एक चरित्र है सोलोमन का। सोलोमन बड़ा होशियार राजा था, बहुत इंटेलिजेंट राजा था, बहुत वाइज किंग था। क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी उसका जिक्र है। तो यहाँ भी वो एक वाइज बुद्धिमान जज की तरह काम करता है। एस्थर द विटनेस, और एस्थर एक विटनेस के रूप में काम करती है। अच्छा, ये जो ट्रायल है, मैं इस मुकदमे का जैसा सीन है, एक दृश्य है। तो सोलोमन जैसे कि जज बना हुआ हो, एस्थर एक
विटनेस बनी हुई हो, मतलब कि गवाह हो, एंड द ऑडियंस बिकम्स द ज्यूरी, और हम लोग जो ऑडियंस हैं जो ये नाटक देख रहे हैं, हम लोग ज्यूरी हैं, वाइल द टू ब्रदर्स आर डिफेंडिंग देयर साइड्स, जबकि दोनों भाई अपना अपना पक्ष डिफेंड कर रहे हैं इन द कोर्ट रूम, मीन्स कोर्ट में, अदालत में। मिलर्स ऑब्जेक्टिव, मिलर का जो उद्देश्य है, इज टू प्रेजेंट अ बैलेंस, वो है एक संतुलन प्रस्तुत करना बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ व्यू, दो दृष्टिकोणों में, थ्रू अ रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, एक वास्तविक इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्या के द्वारा। दिस इज डन, ये किया जाता है थ्रू द रियलिस्टिक सेटिंग एंड द डायलॉग्स ऑफ द प्ले, एक वास्तविक सेटिंग के द्वारा और जो इस नाटक के डायलॉग्स हैं यानी कि जो संवाद हैं उनके द्वारा। द सेटिंग इज़ अ डस्ट कवर्ड एटिक, जो सेटिंग है, जो दृश्य है, वो एक धूल से भरा हुआ, ढका हुआ एटिक माने कि पुराना घर है, इन अ न्यूयॉर्क ब्राउन स्टोन, न्यूयॉर्क ब्राउन स्टोन में, बीइंग रेडी टू बी टॉर्न डाउन, जो कि तैयार किया जा रहा है, टॉर्न डाउन मतलब डिमोलिश करने के लिए, गिराने के लिए। इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द फैमिली, इससे इस परिवार की पर्सनैलिटी जाहिर होती है, दैट हैज़ लिव्ड देयर, जो वहाँ रहा है, एंड द टाइम दैट हैज़ पास सिंस देयर लास्ट विजिट, और जो वक्त बीता है उनके आखिरी बार यहाँ आने से लेकर। द एटिक इज़ फुल ऑफ फर्नीचर, ये जो पुराना घर है ये फर्नीचर से भरा हुआ है, ऑफ रिच फैमिली, एक धनवान परिवार की, विच हैज़ सिंस बीन ब्रोकन, जो कि तब से टूट गया है परिवार। द सेंटर इज डोमिनेटेड, जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो डोमिनेटेड है बाय एन ओवर स्टाफ्ड आर्म चेयर ऑफ द डेड फादर, जो कि ओवर स्टाफ्ड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी आर्म चेयर है मरे हुए पिताजी की, तो वो केंद्र में रखी हुई है, सेंटर में रखी हुई है, तो वही यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, रूल कर रही है, शासन कर रही है। वाइल द रेस्ट ऑफ द फर्नीचर, जबकि जो बाकी का फर्नीचर है, इज लेड आउट, बाहर रखा हुआ है, विद रेफरेंस टू द आर्म चेयर, यानी उस आर्म चेयर के आसपास, विच सिम्बॉलिकली डोमिनेट्स द एंटायर स्टेज, जो कि प्रतीकात्मक रूप से पूरी स्टेज को डोमिनेट करती है, ये जो आराम कुर्सी है। द सेट एंड द फर्नीचर, जो सेट है इस नाटक का और जो फर्नीचर ऑन इट इसमें, वुड सीम to be hue and dominating at first, creating a trap from which the characters struggle to escape। तो ये जो फर्नीचर है एक तरीके से एक ट्रैप है, एक जाल है, जिसमें से कि कैरेक्टर्स बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द लिटरेरी स्टाइल ऑफ द प्ले, इस नाटक का जो साहित्यिक शैली है वो डिस्कस कीजिए। द प्ले इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ रियलिज्म, ये जो नाटक है वो लिखा गया है वास्तविकता की शैली में, विच शोज़ लाइफ, जो जीवन को दिखाती है, एज इट एक्चुअली अपियर्स टू बी, जैसा कि ये वास्तव में होता है, यानी वास्तविक ज़िंदगी ऐसी ही होती है और ऐसा ही इसमें दिखाया गया है। इट सिंप्लीफाइज मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ रियल लाइफ, ये सिंप्लीफाई करता है मतलब साधारण करके दिखाता है बहुत सारे पहलू वास्तविक जीवन के, एंड ट्राइज, और कोशिश करता है, टू स्टे ट्रू, यानी सच्चा बना रहने का, टू द अपीयरेंस ऑफ लाइफ, जीवन की जो अपीयरेंस है यानी जीवन का जो दृश्य है वो सच्चे तरीके से यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। द 4 कैरेक्टर्स, 4 पात्र ऑफ द प्ले, इस नाटक के, आर डिपिक्टेड, उनका वर्णन किया गया है, मोस्ट रियलिस्टिकली, यानी बहुत यथार्थवादी तरीके से। दे हैव डिफरेंट पास, उन सब के अतीत अलग अलग हैं, आइडियाज़, उनके विचार अलग अलग हैं, एंड गैदर, वो सब इकट्ठा होते हैं इन एन एटिक, इस पुरानी हवेली में या पुराने घर में, फुल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, जो कि पुराने फर्नीचर से भरा हुआ है, टू क्वेश्चन, सवाल करने के लिए, वेदर द प्राइसेस दे हैव पेड फॉर देयर लाइव्स आर जस्टिफाइड, कि जो कीमत, देखिए द प्राइस फिर से आ गई कि उन्होंने अपने जीवन की जो कीमत अदा की है क्या वो जस्टिफाइड है। हम सभी अपने जीवन की एक कीमत अदा करते हैं ना, तो यहाँ जो प्राइस टाइटल है वो सिंबॉलिकल भी है। एक तो प्राइस वही है जो ओल्ड फर्नीचर का है, लेकिन एक हर किसी ने अपने जीवन का भी एक मूल्य अदा किया है ना, एक कीमत अदा की है, वो भी यहाँ पर डिस्कस हो रही है कि जिसने जैसे ज़िंदगी जी वो आज सवाल कर रहा है कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी का जो मूल्य चुकाया वो जस्टिफाइड था, वो न्याय संगत था।
द प्ले ऑल्सो कंटेन्स वेरी लिटिल फिजिकल एक्शन। इस नाटक में बहुत कम फिजिकल एक्शन है, भौतिक एक्शन बहुत कम है, एक ही जगह पर बैठ के सारा डिस्कशन हो जाता है। द कैरेक्टर्स आर लिमिटेड, जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं वो भी लिमिटेड हैं। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा ड्रामा पढ़ा नहीं इसके अलावा जिसमें 4 ही कैरेक्टर हों, यानी इतने इतने कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही कैरेक्टर हैं। बाय द इम्पोजिंग फर्नीचर दे आर सराउंडेड विद, और ये काय से घिरे हुए हैं, 4 कैरेक्टर हैं, वो भी फर्नीचर से घिरे हुए हैं। द फ्रांस फैमिली एंड सोलोमन, ये फ्रांस परिवार और सोलोमन इंटरेक्ट माने प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। एंड ग्रेजुअली रिवील, और धीरे धीरे रिवील करते हैं यानी खोलते हैं देमसेल्व्स, अपने आप को, इन अ लॉजिकल रियलिस्टिक सीक्वेंस, एक लॉजिकल माने तार्किक, रियलिस्टिक माने वास्तविक, और सीक्वेंस होता है घटनाओं का क्रम। तो एक घटनाक्रम घटता है जिसमें वो अपने आप को रिवील करते हैं। एज इन ऑल रियलिस्टिक ड्रामा, जैसा कि सारे वास्तविक जो रियलिस्टिक ड्रामा है, वास्तविकता लिए हुए नाटक होते हैं, द कैरेक्टर्स इनर साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन इज बिल्ड ओनली थ्रू द सीन्स। तो कैरेक्टर का यानी पात्र का इनर माने आंतरिक, साइकोलॉजिकल माने मनोवैज्ञानिक, जस्टिफिकेशन यानी न्यायीकरण, वो अपने आप को न्याय संगत ठहराता है, इज बिल्ड उसको बनाया गया है, दिखाया गया है, ओनली थ्रू द सीन्स, दृश्यों के द्वारा। द रियल सक्सेस, वास्तविक सफलता ऑफ द प्ले, नाटक की, वुड देयरफॉर लाई, इसलिए निहित है, इन द बिलीवेबल कैरेक्टराइजेशन, यानी विश्वसनीय चरित्र चित्रण में, एंड द रियलिस्टिक सेटिंग, और वास्तविक सेटिंग में, यानी जो वातावरण है, जो सेटिंग की गई है वास्तविकता से भरी हुई, उसमें। और एक ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ एस्थर, यानी एस्थर का चरित्र डिस्कस कीजिए एज अ वॉइस ऑफ फीमेल आइडेंटिटी, यानी जो नारी की आइडेंटिटी है, पहचान है, मिलर्स प्ले, मिलर के नाटक में। एस्थर इज इंटेलिजेंट, एस्थर इंटेलिजेंट है, होशियार है, एंड कंपैशनेट, और कंपैशनेट दयालु है, वैसे तो मुझे तो दिखी नहीं दयालु, इसमें तो कहीं लगी नहीं। एंड लव्स हर हस्बैंड, और अपने पति से प्रेम करती है, बट इज़ ऑफन लेफ्ट बिविल्डर्ड, लेकिन अक्सर परेशान हो जाती है, बाय हिज इनडिसिसिवनेस, अपने निर्णय न लेने पाने की वजह से, एम्बेरेस्ड, परेशान हो जाती है, बाय हिज यूनिफॉर्म, एम्बेरेस्ड का मतलब थोड़ा शर्मिंदा होना भी है, तो वो शर्मिंदा भी होती है उसकी यूनिफॉर्म की वजह से। एंड डिस्करेज्ड, और हतोत्साहित होती है, बाय देयर रेगुलर लाइव्स, कोई उनका जो ज़िंदगी है वो रेगुलर है, मीन्स एक जैसी चलती रहती है, नीरस है, बोरिंग है। शी हैज़ फिट्स ऑफ डिप्रेशन, उसको भी डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं। एंड एज द डॉक्टर प्रिडिक्ट्स, और जैसा कि डॉक्टर ने घोषणा की है, शी वुड एंड अप विद अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि जल्द ही उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी वो पूरी तरह पागल हो जाएगी। शी इनिशियली साइड्स विद वॉल्टर, शुरुआत में वो वॉल्टर की साइड लेती है, अगेंस्ट हर ओन हस्बैंड, अपने ही पति के खिलाफ, बट सून एक्सेप्ट्स द ट्रुथ, लेकिन जल्दी ही सच्चाई को स्वीकार कर लेती है। एंड सपोर्ट्स हर हस्बैंड, और अपने पति का सपोर्ट करती है। एंड द रीडर्स कैन एज्यूम, और जो रीडर्स हैं, पाठक हैं, वो सोच सकते हैं दैट देयर रिलेशनशिप इज़ मेंडेड, कि उनका संबंध सुधर जाता है, बाय द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत तक। अच्छा, ये ना एस्थर के कैरेक्टर में इस नाटक के दौरान कई बदलाव आते हैं। जैसे शुरू में हम देखते हैं कि वो अपने पति से कहती है कि भाई तुमने इतना त्याग किया है अपने परिवार के लिए, और तुम ये सारा पैसा रख लेना, भाई को मत देना। लेकिन जब भाई आ जाता है, वॉल्टर आ जाता है, तो फिर वो कहती है कि नहीं, इन्होंने जो किया वो सही किया, तुम्हारी ही कमी रही थी। और जैसा कि वॉल्टर भी उसको बोलता है कि ये तुम्हारी कमी थी कि तुमने पिताजी की हर बात मान ली, बड़े आज्ञाकारी बने रहे। श्रवण कुमार तो खैर इंडियन कंसेप्ट है, वो तो कहेगा नहीं। तो मतलब बड़े आज्ञाकारी बेटे बने रहे, पिताजी को सपोर्ट करने के लिए अपना कैरियर छोड़ दिया। तो जब ये बातें वो कहता है, तो वो भी वॉल्टर को सपोर्ट ही करती है कि हाँ सही कह रहे हैं भैया, सही कह रहे हैं, और तुम सब तुम्हारी कमी है। तो इस तरीके से कहती है, लेकिन नाटक ख़त्म होते होते ऐसा लगता है कि उनका संबंध सुधर गया है। ठीक है, तो वीडियो पहले ही लगभग 2 घंटे की हो गई है, और अब मैं सोच तो रही थी कि 1-2 लॉन्ग आंसर भी इसमें डिस्कस कर दूँ, लेकिन अब मेरी पीठ दुख रही है बहुत बुरी तरह, और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और वीडियो तो अभी द प्राइस पे और बनाऊँगी, जब इसकी बुक आ जाएगी, इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया।